ये एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है। ये लोग कैश लेके जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। 400 के करीब पुलिस एहलकार जो है वो मवेशी मंडी में तैनात किए गए हैं। बीजेपी आए दिन कोई ना कोई इस तरह की हरकत करती रहती है। मुझे लग रहा है कि इस दफा जब बजट आएगा तो उसमें मेकअप सस्ता हो जाएगा, नहीं होने वाला। आप कोई कलीदी फैसला करना ही नहीं चाहते। पीआईए ने मेरा ख्याल है पिछले साल 90 अरब रुपए का नुकसान किया है। पाकिस्तान जिस जगह पे वहाँ पे जो है एग्रीकल्चर डिक्लाइन 50%। यही तो खूबसूरती है यहाँ की पॉलिटिक्स की। एशिया कप और वर्ल्ड कप में हमें मुंह की खानी पड़ेगी। 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ नुमाया पोजीशन पाकिस्तानी की रही। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है। दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दुनिया बोल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, और सैरिश आप भी खैरियत से होंगे। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आज ठीक ठाक हूँ और मौसम भी आज बहुत अच्छा है। क्लाउडी वेदर है कराची का। कलर बड़ा अच्छा पहना है आपने आज, ऑल ग्रीन। मुझे तो लग रहा था शायद मैं 14 अगस्त की मुनासिबत मैं से भी आके मैंने कपड़े डेट चेक की कि आज 14 अगस्त, 6 सितंबर, कोई और तारीख तो नहीं। बिल्कुल ऐसे, लेकिन लेकिन मुझे कलर अच्छा माशाअल्लाह, लगता अल्लाह है नजर से तो मैंने बचाए। पहनी है। थैंक यू सो मच। अच्छा जनाब, कोट ऑफ द डे शामिल करेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सच्चाई के साथ मुआमलात करने वाला अमानतदार ताजर क़यामत के दिन नबियों, सिद्दीक़ों और शहदा के साथ होंगे। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो लोग मुनाफिकत नहीं करते या फिर जो कारोबार है उसमें हेर फेर या 2 नंबरी नहीं करते, उनके लिए कितना एजाज़ है कि उनको जिस सफ़ में खड़ा किया गया उसमें शहदा भी हैं, उनमें सिद्दीक भी हैं और नबी भी हैं। ये बड़ा रुतबा है। और अक्लमंद वो है सैरिश जो जिंदगी में क़यामत को याद करे, कब्र को याद करे, आखिरत को याद करे, क्योंकि आखिरत ही असल ज़िंदगी है। उस वक्त ये ज़िंदगी तो फ़ानी ख़त्म होनी है, वो ज़िंदगी कभी नहीं ख़त्म होने वाली, तो उसमें इन्वेस्ट करें, ज़्यादा अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट और रिटर्न मिलेगा आपको। नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। मोदी सरकार का असल चेहरा बेनकाब, नई पार्लियामान में अखंड भारत का नक्शा चस्पा। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी सारिफीन का शदीद रद्द-ए-अमल, भारतीय वज़ारत ख़ारजा की सफाइयाँ। असल माजरा है क्या, आज इस पर बात करेंगे। तारीखी महंगाई के दौरान आने वाला बजट भी क्या तारीखी होगा। मौजूदा हालात में आवाम को रिलीफ देना हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। हुकूमत किन शोबों पर टैक्स बढ़ाएगी और कहां टैक्स घटाएगी, कोशिश करेंगे जानने की आज। ओलंपिया एमेचर एशिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान की धूम, 20 मेडल्स के साथ मेला लूट लिया। बाखबर पाकिस्तानियों की कामयाबी की कहानी सुनेंगे अदनान शेख और मोहम्मद नोमान की जुबानी। और पीसीबी में तब्दीली की हवाएं चल पड़ी, नजम सेठी की जगह ज़का अशरफ को लाए जाने की खबरें गर्म। हकीकत क्या है, जानने की कोशिश करेंगे। ज़का अशरफ पहले भी रह चुके हैं पीसीबी के चीफ, तो ऑफ कोर्स आई थिंक ही इज एलिजिबल, उनका क्राइटेरिया इज देयर और वो अच्छी लीडरशिप के रोल अदा कर चुके हैं पहले भी। आई थिंक ही विल डू द सेम नाउ एज वेल। चलें जी, इंशाल्लाह। हम तो ये चाहते हैं कि इदारा प्रॉपर चलना चाहिए, उसमें कोई पॉलिटिक्स या किसी भी किस्म की वो जो एक होता है ना कि हर फिर प्लेयर आता है आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, खत्म करो बेसिकली, नो नेपोटिज्म, बिल्कुल मेरिट पे फैसले और असूली मौकिफ के साथ। कोई वर्ल्ड कप फाइनल में कैच ड्रॉप करके वर्ल्ड कप हराते सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तला आप ट्रेंड्स की तरफ आते हैं। कश्मीर के लिए उम्मीद सहर ये टॉप ट्रेंड में शामिल हैं और गुज़श्ता रोज मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कश्मीर बाग में जलसा आम से उन्होंने खिताब किया। जलसे से खिताब में मरियम नवाज का कहना था कि जिसने ये सलूक का शहदा के साथ किया वो सुन ले, पाकिस्तानी कौम माफ़ नहीं करेगी। और इस ट्रेंड में अब तक हज़ारों सारिफीन ने ट्वीट्स किए हैं, अपने ख्यालात का इजहार किया है। इलेक्शन है आपको पता है आज़ाद कश्मीर में, और उसी मुनासिबत से कैंपेन जो है ये उस सिलसिले में गई हैं मरियम नवाज और वहाँ पर उन्होंने। और इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए सैरिश के हर पाकिस्तानी का दिल कश्मीर के साथ धड़कता है और हम जानते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, एक ना एक दिन कश्मीरियों को हम भारत के अजाब से आज़ादी दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला के हुक्म से। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये भी ख्याल आता है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी सनत है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें से एक वेपन्स इंडस्ट्री भी आता है, आर्म्स एंड एम्यूनिशन की इंडस्ट्री भी आती है। और अगर फ़लस्तीन की आग बुझ जाए, अगर कश्मीर की आग बुझ जाए,
तो ये बंदूकें कहाँ से चलेंगी। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया में जंगें होती रहती हैं ताकि वो पुराना असला इस्तेमाल हो, नया असला बिके। वेपन्स इंडस्ट्री कार्टेल बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मेरी ख्वाहिश है, हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि कश्मीर और फ़लस्तीन की आग बुझे, यहाँ पर जो बर्बरियत और जुल्म हो रहा है वो ख़त्म हो। लेकिन लग कुछ ऐसा रहा है कि वर्ल्ड पावर्स, दुनिया की सबसे ताकतवर क़ुव्वतें नहीं चाहती हैं कि ये आगे बुझे, क्योंकि अगर आग बुझ गई तो उनका धंधा मंदा हो जाएगा। बिल्कुल। मुर्तज़ा वहाब भी जनाब ट्रेंड कर रहे थे और गुज़श्ता रोज़ पीपी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मेयर कराची और डिप्टी मेयर कराची के नामों का ऐलान किया, और जिसमें मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची और सलमान गनी डिप्टी मेयर कराची के लिए नामजद किए गए हैं। इस ट्रेंड में अब तक हज़ारों सारिफीन ट्वीट्स कर चुके हैं। वैसे तला खबरें तो कुछ और थी, पहले जमात इस्लामी और पीटीआई का आपस में इत्तेहाद हुआ था और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो मेयर कराची का बनेगा वो यहाँ तो जमात इस्लामी से होगा, यहाँ तहरीक इंसाफ से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखते देखते रातों रात बिसात पलट गई और हालात बदल गए, जिसके बाद जो है हमने देखा कि पीटीआई के जो थे लॉ मेकर्स, जो चेयरमैन से, उनको ओथ नहीं लेने दिया गया, इसलिए जमात इस्लामी का पीटीआई से इत्तेहाद को ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित ना हुआ। अब पीपल्स पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया। इससे वाज़ेह हो रहा है कि वो इस वक्त बर्तरी ले जाने की पोजीशन में मौजूद हैं और वो अपना मेयर ला सकते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स पीटीआई के कैंडिडेट्स अब वहाँ पर नहीं है। जो पहले जमात इस्लामी को सपोर्ट कर रहे थे तो नंबर गेम में हाफिज साहब ऊपर आ रहे थे, अब नंबर गेम में पीपल्स पार्टी ऊपर आ रही है, क्योंकि यकीनन उनके पास इस वक्त लोग ज़्यादा हैं, जमात इस्लामी के पास कम है। लेकिन जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है कि उनका वोट उनको नहीं दिया गया काउंटिंग में, और दूसरी जगहों पर सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल तला, अब आगे बढ़ेंगे और बड़ी दिलचस्प मेरे पास खबर है, बल्कि हमारे पास एक हमारे नुमाइंदे भी हैं जो कि हमें सूरत हाल से आगाह करेंगे। मैं बड़ी इंस्पायर होती हूँ, ये जो मिलिट्री स्कूल्स होते हैं या मिलिट्री दरसगाहें होती हैं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में जाऊँ काकूल, और वहाँ जाके देखूँ कि यार क्या होता है, किस तरह ट्रेनिंग होती है, और लोगों को दिखाऊँ। एक झलक मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि इस वक्त किसी भी मुल्क की जो मुसल्लह अफवाज होती है ना, उसके लिए मिलिट्री स्कूल्स और कॉलेजेस वही अहमियत के हामिल होते हैं, क्योंकि इन्हीं दरसगाहों में हम देखते हैं कि मुस्तकबिल के जो हमारे मुल्क के मुहाफिज हैं वो तैयार हो रहे होते हैं। तो इन दरसगाहों में क्या सूरत हाल होती है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदे खुसूसी बोल न्यूज़ हैं सलमान अली, जो कि मिलिट्री कॉलेज जेहलम में मौजूद हैं। उनके साथ कुछ तलबा भी हैं, तो उनसे जानते हैं कि वहाँ पर मिलिट्री कॉलेज जेहलम में सेशन 2023 के तलबा पहले दिन पर कैसा महसूस कर रहे हैं। जी सलमान अली। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिलिट्री कॉलेज जेहलम में। मिलिट्री कॉलेज जेहलम का शुमार पाकिस्तान की अजीम तारीखी अस्करी दरसगाहों में होता है। इस दरसगाह से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे फर्जंदों ने अजीम अस्करी एजाज़ात भी अपने नाम किए, जिनमें निशान हैदर भी शामिल है। बहुत सारे तालिब इल्मों ने मुसल्लह अफवाज में खिदमात अंजाम दी और लेफ्टिनेंट जनरल और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सरबराहों तक के उहदे तक पहुँचे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वो नए तालिब इल्म जिन्होंने आज यहाँ पर एडमिशन लिया है, और उनका ख्वाब भी यही है कि वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज में शामिल होकर पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आइए उन्हीं तालिब इल्मों से और उनके जो पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। इस वक्त मेरे साथ एक बच्चा मौजूद है जिसका नाम मोहम्मद अली है, और मुझे बताया गया है कि इस बच्चे के वालिदैन शहीद हो चुके हैं। ये बच्चा शोहदा के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है और इसका अज़्म भी यही है कि वो भी अपने वालिदैन के नक्शे कदम पर चलता हुआ मुसल्लह अफवाज में खिदमत अंजाम देगा। जी बेटा, क्या कहोगे आप, क्या आपके एम है, क्या चाहते हो? मैं आर्मी में शामिल होकर अपने मुल्क के हालात बेहतर करूंगा और मुल्क की तरक्की के लिए बहुत काम करूंगा, ताकि मेरा मुल्क तरक्की करे और अजीम एक नाम बने हमारा मुल्क का, और ताकि हमारे मुल्क जो है बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है, तो तरक्की हो जाए, जो हालात ख़राब हैं ये कभी ना हो, और अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान। जी, ये बच्चा कहता है कि इसकी ख्वाहिश है कि मुल्क तरक्की करे और हालात हमेशा जो है वो ठीक रहें। एक और फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनका बच्चा भी यहाँ पर मौजूद है। लोग रावलपिंडी से आए हैं और ये अपने बच्चे का, जिस बच्चे का पहला दिन है और इस बच्चे का नाम मुझे बताया गया है कि शहीर है, तो शहीर से बात करते हैं। शहीर, क्या एम्बिशंस हैं, आर्मी में जाना चाहते हो, क्या आपके गोल्स हैं? जी बिल्कुल, आर्मी में मैं जाना चाहता हूँ। दिन रात मेहनत करके अब मैं इस मुकाम तक आया हूँ, और इंशाल्लाह यहाँ पे भी दिन रात मेहनत करूँगा और अपने मुल्क की सरहदों का दिफा करूँगा, अपने मुल्क की खिदमत करूँगा और इससे आगे जाने में बहुत मदद करूँगा। राइट, हमारे नुमाइंदे में अपडेट कर रहे थे जेहलम के तारीखी कॉलेज से, स्टाफ कॉलेज से, और वहाँ पर जो पहला बैच आया है उनमें यकीनन शहीदों के बच्चे भी हैं। उनके जज्बे को हम सलाम पेश करते हैं, क्योंकि यकीनन जिनके माँ बाप अल्लाह को प्यारे हो गए और वो खुद भी अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए पाक फौजी खिदमत के लिए सामने आ रहे हैं, तो अंदाज़ा लगाइए कि उनके दिल में कितना खिदमत का जज्बा है इस मुल्क को, कौम के लिए। क्या अपनी ज़िंदगी की बाजी लगाना आसान काम नहीं होता है, जिस तरह ये लगा रहे हैं, हम इन्हें सलाम पेश करते हैं।
बिल्कुल तला, आपने ठीक कहा। हम इनको सलाम पेश करते हैं, बोल न्यूज़ इनको सलाम पेश करता है। आगे बढ़ेंगे और अब कुछ बात करते हैं मवेशी मंडी के हवाले से, क्योंकि इस वक्त मुल्क भर की तरह कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज चुकी है और मवेशी मंडी में खूबसूरत जानवरों की आमद का सिलसिला जारी है, मगर बढ़ती महंगाई के बायस रवां साल जानवरों के दामों में इजाफा देखा जा रहा है। मगर इस वक्त दो अहम इशूज़ हैं जो कि ज़ेरे गौर हैं। एक तो ये कि मंडी शहर से बहुत दूर है, नॉर्दर्न बाईपास के करीब, और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर लोगों को डराया जा रहा है कि वहाँ सिक्योरिटी के संगीन खतरात लाहक हैं। वैसे देखा जाए तो गलत भी नहीं होगा, क्योंकि जब से मवेशी मंडी सजी अब तक वहाँ से कई लोग लुट चुके हैं। सैरिश देखिए ना, प्रॉब्लम बड़ा सिंपल सा है, लेकिन शायद हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारा जो फाइनेंशियल इदारे हैं वो समझने को तैयार नहीं है। अगर हम पड़ोसी मुल्क भारत की बात करें तो वहाँ पर अगर आप चाट भी खाती हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पेमेंट कर सकती हैं। ये एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है। यहाँ पे जानवर 10, 12, 15, 20 हज़ार का नहीं रहा है। अब एक बकरा भी जो है वो 50,000 से कम का नहीं मिल रहा होता है। बड़ा अच्छा जानवर लेंगे तो वो लाखों रुपए में आएगा। लोग कैश लेके जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। अक्लमंदी ये होती है कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का एक निज़ाम बनाया जाता, वहाँ या तो बैंक काउंटर्स रख दिए जाते, मशीनें रख दी जाती, बहुत सारे तरीके हो सकते थे, लेकिन चाहते ही नहीं है कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। अगर फैसिलिटेट करने की नीयत होती तो ऐसी सर्विस ना होती, ऐसे हादसा ना होते। क्या निकल सकता है और क्या सोचा जा रहा है, सोचा भी जा रहा है या नहीं, ये जानने के लिए इस वक्त स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर चुके हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ है आसिम भट्टी साहब। आसिम, मुझे ये बताइएगा कि 5 से ज़ायद लोग हैं जो लुट चुके हैं। अब एक आदमी ने तो खैर काफी शोर भी मचाया था कि भाई ये क्या हो रहा है, और ये इस साल नहीं है, मारूफ कॉमेडियन है वो शेख साहब। बिल्कुल, और हर साल ही ये होता है, तो इस पर अरबाब इख्तियार क्यों नहीं सोचते? देखें, कराची जो है इसमें साल से जो स्ट्रीट क्राइम जब बढ़ा तो वो पूरे कराची में हो रहा है, सिर्फ मवेशी मंडी या उसमें नहीं हो रहा। इसमें जो मेन पॉइंट है नादरन बाईपास, एक तवील रोड है, उस नादरन बाईपास पे अगर कोई 8 से 10 किलोमीटर दूर भी लुट रहा है तो इस दौर में वो फौरी तौर पे मवेशी मंडी नादरन बाईपास जो है वो सुपर हाईवे से शुरू होकर हब तक जा रहा है। उस पूरे नादरन बाईपास अगर कोई भी लुटता है तो हम उसको एकदम जहन में ले आते हैं कि ये मवेशी मंडी में लुटा है, ऐसा नहीं है। मवेशी मंडी के जो हमने हुकाम से कल भी बात हुई तो 400 के करीब पुलिस एहलकार जो है वो मवेशी मंडी में तैनात किए गए हैं। उनमें मुख्तलिफ रोड्स पे पिकट्स बनाई गई हैं, रेंजर्स तैनात गई है। कल भी IG सिंध ने उसका कंटीजेंसी प्लान बनाया है और बाकायदा तौर पर विजिट किया। रेंजर की पेट्रोलिंग हो रही है, मोबाइलें लगी हुई हैं। शहरियों को बिला वजह सोशल मीडिया पर डराया जा रहा है कि अच्छा, इसमें एक फैक्टर वो भी शामिल है जिसका पहले पुरानी मवेशी मंडी से ताल्लुक़ था, वो वहाँ से शिफ्ट हुई, जब दूसरी जगह पे गई तो उनसे जो मफादात जुड़े हुए थे उन्होंने उस पर शोर शराबा शुरू कर दिया। अब ये जो सोशल मीडिया पे पूरी एक हवा बनाई हुई है, लोगों को डराया जा रहा है कि ना जाए, ऐसा नहीं है। हाँ, स्ट्रीट क्राइम होता है, पहले भी वारदातें और थी। इससे पहले जब जहाँ मवेशी मंडी लगती थी वहाँ भी लूट मार होती थी, वहाँ भी अलासिफ से गुजरते हुए लोग लूटते थे। और जब आज से 40 साल पीछे चले जाएँ तो अलासिफ के सामने मवेशी मंडी लगती थी, वहाँ भी उस दौर के मुताबिक जो वारदातें होती थी। तो कराची में तो वारदातें हो रही हैं, इसमें अब मंडी को जो है ना उसको साथ जोड़ा जा रहा है ताकि लोग क्राइम रेट शुरू से है और अब भी वैसे ही चल रहा है। भट्टी साहब ये बताएं कि इस वक्त कराची के, ऑफ कोर्स हम जानते हैं आबादी तो तकरीबन 2 से 3 करोड़ है कराची की। अब ये बताइए कितने लोगों पर एक पुलिस वाला है यहाँ पर नफरी के हिसाब से और आबादी के लिहाज से? देखें, वो तो अब इस वक्त जो है ना कराची के यूँ समझ लें कि जितनी कराची की आवाम है या कराची के लोग हैं उसमें तो फिर अब 100 नहीं, अब हज़ारों में तादाद जा चुकी है कि उसमें एक पुलिस एहलकार या 2 पुलिस एहलकार होते हैं। कराची में जो जितने थाने हैं या जितनी नफरी है उसमें इजाफा तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ कराची की आवाम बढ़ती चली जा रही है, तो इसलिए वो नाकाफ़ी है कराची के लिए। पुलिस जो अब तक जो तरबियत याफ्ता या यंगस्टर पुलिस एहलकार हैं वो VIP सिक्योरिटी पे तैनात हैं, शहरियों पर जो है वही पुराने लोग तैनात हैं। तो मुझे ये बताइएगा, ये कोई नई बात नहीं, हम कब से खबरों में पढ़ते आ रहे हैं, मोबाइल छीन लिया गया, बाइक्स चोरी हो गई, जानवर चोरी हो गए, शहरी लुट गए, मोबाइल से महरूम हो गए। मुझे अब क्या जा रहा है, कोई इकदाम, कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं या नहीं, या बस छोड़ दिया गया रहमो करम पर? देखें, गरीब की जो सवारी मोटरसाइकिल है, जो आम बंदा एक मोटरसाइकिल इस्तेमाल करता है, तो मई के महीने में 63% इजाफा हुआ है मोटरसाइकिलें चोरी और छीने जाने। नहीं, उसमें महंगाई के साथ साथ उसमें एक जो मंशियात के आदी लोग हैं वो आराम से एक मोटरसाइकिल छीनता है और उसको एक कराची में एक महीने में कितनी मोटरसाइकिल छीनती है भट्टी साहब? कराची में महीने में 1500 के करीब मोटरसाइकिलें छीनी जा रही हैं। 1500? मैंने इससे बड़ा फिगर देखा था, मैंने हजारों में एक फिगर देखा था कि जो हर महीने गायब हो रही है। हाँ, छीनी और चोरी जो हो रही है वो 1500 के एवरेज जो महीने वो आ रही है। और मोबाइल फोन भी हजारों में ही है मेरे मोबाइल फोन हजारों की तादाद में चोरी और छीने जा रहे हैं। तो स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है लेकिन हमारे इदारे अपनी कारकर्दगी नहीं बढ़ा रहे, ये लम्हा फिक्रिया नहीं?
बिल्कुल ये लम्हा फ़िक्र है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है कि पहले जो है कराची को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना था, तो एक्सटॉर्शन, टारगेट किलिंग और इसके अलावा दीगर जो जराइम की वारदातें थी तो वो कम हुई है, तो इसलिए स्ट्रीट क्राइम भी अब हमें ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि स्ट्रीट क्राइम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। माजी के अदवार से मुस्तकबिल में देख रहे हैं तो स्ट्रीट क्राइम बढ़ता जा रहा है। इतनी अवाम है जो बेरोजगार है, मेरा ख्याल है ऐसे कई यंगस्टर्स होंगे जो पुलिस को ज्वाइन करना चाहते होंगे। 1000 बंदे पे अगर 1 या 2 पुलिस वाले हैं तो क्या वजह है, क्यों नहीं अपनी मतलब भर्ती करते हैं या इस तरह हायरिंग करते हैं? मेरिट पे भर्ती हो सैरिश, मेरिट पे हो, सिफारिश पे ना हो, कायदे आज़म पे ना हो, तो यकीनन वो ज्वाइन करना चाहेंगे। और जब होते हैं इम्तिहान तो भट्टी साहब ज़्यादा बताएंगे, ये 500-600 पोजीशंस आती हैं तो हज़ारों की तादाद में 20-25 हज़ार लड़के आके टेस्ट दे रहे होते हैं पूरे पाकिस्तान में। वजह यही है कि अपॉर्चुनिटीज़ कम है। भट्टी साहब देखें, मैं समझता हूँ कि एडी ख्वाजा के दौर के बाद जो है उसमें तब्दीली ज़रूर आई है, लेकिन भी उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। पुलिस एहलकार जो है वो उनकी तरबियत उस जो आला पुलिस अफसरान है जो पुलिस छोड़ जा चुके हैं वो ख़ुद भी इस बात का एतराफ़ करते हैं कि पुलिस के पास प्लानिंग नहीं है कि किस तरीके से जो है वो मज़ीद नफरी बढ़ाई है। बात ये नहीं है, पुलिस से रिटायर या छोड़ने के बाद वो बोलते हैं, जब पोजीशन पे बैठे होते हैं तब कहते हैं सब अच्छा है। देखिए उस टाइम तो सीट पे होते ना, उस टाइम वो कहते हैं कि सब अच्छा है। मुर्तज़ा वहाब साहब अब मेयर बनने जा रहे हैं तो उनसे एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं हम, अल्लाह करे वो चीज़ों को बेहतर करें। अगर बहुत बहुत शुक्रिया आसिम भट्टी हमारे साथ मौजूद थे, अपने कीमती वक्त हमें दिया। अब बात करेंगे सैरिश कुछ पड़ोसी मुल्क भारत की। बिल्कुल, पड़ोसी मुल्क की शरारतें चलती रहती हैं, हम उनका चेहरा बेनकाब करते रहते हैं। फिर से एक भोंडा उन्होंने मजाक करने की कोशिश की है। चंद रोज़ पहले हिंदुस्तान की नई पार्लियामेंट की इमारत का इफ्तिताह हुआ था, लेकिन अब वहाँ कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरे खत्ते को तशवीश से मुब्तला कर दिया है। भारतीय पार्लियामेंट की एक वॉल पर आर्ट वर्क के जरिए हिंदुस्तान का जो नक्शा डिज़ाइन किया गया है वो अखंड भारत नज़रिया जाहिर कर रहा है, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल भी भारत का हिस्सा दिखाए गए हैं। बहुत सारे भारतीय अरकान पार्लियामेंट ने इस मैप को अपने ट्विटर अकाउंट से भी शेयर किया है, जबकि बांग्लादेश की अपोजिशन जमातों और नेपाली हुकूमत ने इसकी मजम्मत की है। और अगर हम भारतीय वजारत ख़ारजा का मौक़िफ़ देखें तो वो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट ने बनाया गया आर्ट वर्क दरअसल अशोक सल्तनत का फैलाव जाहिर कर रहा है, लेकिन हकीकत तो ये है कि सब जानते हैं कि भारतीय अज़ाइम क्या हैं और कई बार भारतीय हुकाम पाकिस्तानी इलाके गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से अपनी नीयत भी जाहिर कर चुके हैं। इसी पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वैसे ब्रिगेडियर साहब पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताइएगा कि ये भारत आखिर चाहता क्या है? ये लोग कह रहे हैं जी हमने अशोक जो वो सल्तनत है उसका फैलाव दिखाया है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम जो अखंड भारत का नजरिया पेश कर रहे हैं। सईद मिनहाज साहब हैं हमारे साथ। जी ब्रिगेडियर साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बीजेपी की जो सरकार है जिसको मोदी साहब लीड कर रहे हैं, उनका जो शुरू दिन से ही उनका अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है जिसको कि वो अपने बाउंड्रीज को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें कि नेबरिंग स्टेट्स उसमें शामिल है। तो अगर अशोक की पुरानी हिस्ट्री देखी जाए तो उसका तो ये अखंड भारत जब सब कॉन्टिनेंट से पहले हुआ करता था और ब्रिटिश राज के बाद ये तकसीम जब हुआ है तो उसको ये उसी नज़र से देखने की कोशिश करते हैं। और उसको उनकी कोशिश ये होती है कि हम किस तरह से बाकी जो हमारे आसपास के जो मुल्क हैं, अगर जोग्राफियाई तौर पे उनको अगर हम नहीं भी अंदर समो सकते हैं तो एटलीस्ट आइडियोलॉजिकली ये अपने इन्फ्लुएंस के जरिए उनको अंदर लिया जा सके। अब ये इंडिया की जो स्टेट है, बीजेपी की गवर्नमेंट जो है, ये आरएसएस से ऑफ कोर्स ये उसकी एक ऑफ शूट कह लें, उसकी सॉफ्ट फेस ऑफ जो आरएसएस को आप ले सकते हैं। और आरएसएस हम सब जानते हैं कि वो नाजीज़म को फॉलो करती है, जिसका मकसद जो है जर्मन्स की तरह के जिस तरह वो यूरोप में फैले थे और बाकी मुल्कों को उन्होंने कब्जा किया था, इसी तरह से ये भी उसी के पैरोकार हैं। तो लिहाजा आरएसएस के हिसाब से अगर देखा जाए आइडियोलॉजी तो इंडिया जो है वो स्टेटस को की स्टेट नहीं है, बल्कि वो हमेशा से एक एक्सपेंशनिस्ट स्टेट के तौर पे दुनिया में पहचानी जाती है। अब ये चीज़ जो है वो दुनिया में इस इतराक भी है। और आपको कुछ अर्से पहले मालूम होगा कि जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आई थी और मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे तो इनका दाखिला यूनाइटेड स्टेट्स में मना था। तो इनकी इसी आइडियोलॉजी की वजह से दुनिया में जहाँ पे कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस अब इतनी बढ़ चुकी है कि इस तरह के जो है वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद
बीजेपी आए दिन कोई ना कोई इस तरह की हरकत करती रहती है। पिछले दिनों अगर आप देखें तो 28 मई को जब उन्होंने नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का जो इफ्तिताह किया था, उसमें अखंड भारत का नक्शा उन्होंने आवेदन किया अपनी पार्लियामेंट के अंदर, जो कि ये चीज को शो करता है कि किस तरह से ये लोग सोचते हैं और किस तरह से अपने जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके इंटरनल अफेयर्स के अंदर या उनकी बाउंड्रीज के ऊपर नजर लगाए बैठे हैं। तो अभी जिस तरह की बजट भी आप देखें, इंडियन डिफेंस जो बजट है वो जिस रफ्तार से बढ़ाए जा रहे हैं, तो ये खातर ख्वाह इस बात को इंडिकेट करता है कि वो किस तरह से अपनी मिलिट्री ताकत के जरिए, न्यूक्लियर पावर के जरिए और जो दूसरी एक्सपोर्ट कंट्रोल कार्टल्स में उन्होंने हिस्सा लिया और उसकी वजह से अब ये जो हाइपरसोनिक वेपन्स बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब की तरफ जा रहे हैं, तो उस अपने एक ताकत के नशे के अंदर अपने दूसरे ममालिक हैं जिनकी तिजारत या उनके लैंडलॉक होने की वजह से उस तरह से वो इफेक्टिव नहीं है दुनिया की पॉलिटिक्स इकोनॉमी के अंदर, तो इकोनॉमिक पावर बन के भी और अपनी फौजों की मदद से भी ये उन ममालिक को अपने जेर साया या अपने जेर कमान लाना चाहते हैं। तो अगर जोग्राफिकली अगर ना भी कर सके तो पोलिटिकली या आइडियोलॉजिकली उनको जेर असर लाएंगे। पाकिस्तान और चाइना एक वाहिद ऐसे मुल्क हैं कि जो उनको रेजिस्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान खास करके जिसकी वजह से पाकिस्तान इंडिया की आंखों में हमेशा से जो है वो अटकता रहता है। और अगर आप देखें तो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के तहत वो पाकिस्तान को इस कदर कमजोर कर रहा है कि इसमें पाकिस्तान के आने वाले दिनों के अंदर खातर ख्वाह इसमें हमें परेशानी का जो एक सामना करना पड़ेगा। अभी हालिया दिनों के अंदर जिस तरह से बलूचिस्तान के अंदर या अर्सवाइल फाटा में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज भी इंडिया की स्पॉन्सर्ड हुई हैं, और जिस तरह के अभी शंबे को पकड़ा था उसमें ये कुलभूषण यादव बलूचिस्तान में पकड़ा गया था, तो उसके हिसाब से भी इंडिया का जो है वो एक ग्रेटर डिजाइन साफ नजर आता है कि जिसमें वो पाकिस्तान को ना सिर्फ हिस्सों में तोड़ना चाहता है, बल्कि अगर ना भी तोड़ सके इंशाल्लाह पाकिस्तान के रेजिडेंट आर्म फोर्सेस की वजह से, तो कम से कम अनरेस्ट इतना रहे कि वो पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग नहीं होगा। तो जब भी कोई मुल्क अपने इंटरनली डिस्टेबलाइज होता है तो वो फिर अपनी सॉवरेनिटी को किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज करना उसको पड़ता है, या वो इकोनॉमी की तरफ नहीं आ सकता। तो इंडिया का डिजाइन जो साफ नजर आता है। साहब, मेरे दिमाग में सोच ये आ रही है कि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कहा जाता है कि भारत में बहुत सारी अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं। खालिस्तान का एहतजाज तो हमने लंदन में बहुत दफ़ा देखा है, दुनिया भर में हमने देखा है। एक तरफ अंदर से टूटती हुई हुकूमत और टूटता हुआ भारत, कमज़ोर होता हुआ भारत हमें नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ नक्शों में हम देख रहे हैं कि वो अपने आप को फैलाए जा रहे हैं, दिखाने के लिए कि हम बड़े हो रहे हैं। क्या करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे? देखिए, ये चाणक्य कौटिल्य की जो अगर टीचिंग्स को आप देखें तो उसकी एक जो प्राइमरीली रीजन था, उसकी जो प्राइमरी टीचिंग थी वो ये थी कि आप अगर कमजोर के साथ डील कर रहे हैं तो उसको आप मिलिटरीली उसको ऊपर छा दें और उसको आप सब्जुगेट कर लें, और अगर कोई स्ट्रांग है तो उसके साथ शेक हैंड कर लें और उस वक्त तक वेट करें कि जब तक कोई अपॉर्चुनिटी अराइज नहीं होती है। तो एक किस्म का सेल्फिशनेस या जो मुंह पे राम राम और बगल में छुरी वाली बात है, वो चाणक्य कौटिल्य की अगर आप सही मानों में उसको तशरीह करें तो ये है। तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि भारत के अंदर तकरीबन 20 से ज्यादा अलहदगी पसंद जो है वो तहरीकें चल रही हैं, जिसमें खालिस्तान मेन है, और अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी, और पीछे अर्सवाइल जो है आपकी यूरोप के अंदर भी, स्पेशली यूके में इसकी काफी जो तशहीर भी की जा रही है। तो आपका ये अंदाजा बिल्कुल ठीक है कि उन आवाजों को दबाने के लिए आप एक अपने आप को किस तरह की स्टेट दिखा रहे हैं कि वो बाकी जो है ममालिक के ऊपर भी नजर रख के बैठे, तो अंदरूनी मसाइल कुछ है ही नहीं। तो लिहाजा वो दुनिया को जितना मर्जी इस तरह की बात कर लें, लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया की जो अंदर इतनी जो अलहदगी पसंद जो तरीके चल रही हैं उनका पनपना और उसका ऊपर लेकर आना इंडिया की असल सूरत हाल को दिखाता है। लेकिन वो फिर अपनी आर्म फोर्सेस की वजह से या अपनी दूसरी जो हरकत है उनकी, बीजेपी की जो एक स्ट्रेंथ है वहाँ पे, एक हिंदुइज्म या उसको सैफरॉन जो रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं वो लोग, तो वो हिंदूज बाकी जितनी माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर जुल्म किए हुए, और उस जुल्म की वजह से उसको कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरह दबाया जा सके। लेकिन मेरे ख्याल के अंदर अब ये आवाज जब उठनी शुरू हुई है तो इसको इंडिया के लिए दबाना इतना आसान नहीं होगा। और पता है, तो आपने साथ में ये भी है ब्रिगेडियर साहब कि अभी वैसे तो ये कहा गया है कि जी अशोक जो दौर था उसकी हुकूमत को वाजे किया गया इस नक्शे की, इसलिए ये लगाया गया है, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो पार्लिमानी उमूर के वजीर हैं वो ये कह रहे हैं कि मकसद वाजे है, अखंड भारत, यानी वबांगे दोहल ये बात कर रहे हैं कि सिर्फ कवर करने के लिए इस तरह की बातें हो रही हैं। मकसद इनका एक है, एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और एक खास हुसूल के मकसद के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, सफारती महाज पे क्या भारत को कोई डर खौफ नहीं है कि हमारी दूरियां पैदा होंगी? हमारे साथ तो ताल्लुकात खराब हैं ही, नेपाल के साथ भी, बांग्लादेश के साथ भी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, आपने जो फरमाया बिल्कुल ठीक फरमाया, लेकिन उसमें
इंडिया इस लिहाज से बहुत लकी है कि उसकी एक तो इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, एक ऐसी इकोनॉमी है जिसके अंदर के आप जितनी यूरोपियन जो आपकी इंडस्ट्री है उनके तकरीबन 100 अरब डॉलर्स की आपकी वहाँ पे खपत होती है उनकी बनाई हुई मसनूआत की। तो जो उनको मंडी वहाँ मिली हुई है उसको किसी सूरत तो इंडिया को इस तरह से हालात में नहीं लेकर आना चाहिए दुनिया कि जिससे कि उनकी इकोनॉमी जो है बाकी यूरोपियन कंट्रीज की जहाँ पे इंडस्ट्रीज लगी हुई है वो अफेक्ट होती है। तो इनको एक बड़ा एडवांटेज है। और दूसरा जोग्राफिकल एडवांटेज जो इंडिया को है वो ऑफकोर्स चाइना की वजह से है, क्योंकि चाइना इस वक्त एक ऐसी उभरती हुई इकोनॉमिक ताकत है जो कि दुनिया के जो बाकी P5 स्टेट्स हैं या जो स्ट्रॉन्ग स्टेट्स हैं दुनिया के नक्शे के ऊपर, वो नहीं चाहती कि चाइना किसी तरीके से स्ट्रॉन्ग हो सके। तो इंडिया लकी इस लिहाज से कि दुनिया उसको एज अ काउंटर वेट देखती है चाइना के अगेंस्ट, तो उसको तमाम मिलिट्री की ताकत भी दी जा रही है और तमाम इकोनॉमिक उसको अपॉर्चुनिटीज भी दी जा रही हैं। इसी तरह एक्सपोर्ट कंट्रोल कार्टल्स हैं जिसमें कि टेक्नोलॉजी का जो बंदा उसका हसूल कर सकता है उसके मेंबर भी जो है डिस्पाइट कितना इनका प्रोलिफरेशन की इनकी हिस्ट्री रही है इंडिया के, इसके बावजूद उनको काफी सपोर्ट मिल रही है। तो चाइना और इकोनॉमी और उनकी जो है इसकी वजह से काफी लकी है इंडिया। राइट, थैंक यू सो वेरी मच ब्रिगेडियर रिटायर्ड मिनाज साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। लेकिन जो बात मैंने आखिर में आपकी डिस्कशन से क्या की वो यही कि इंडिया अपनी इकोनॉमिक पावर होने की वजह से इस वक्त ये सारी हरकतें कर रहा है। अगर हम भी अपनी इकोनॉमी को ठीक कर लें तो यकीनन हालात बहुत बेहतर होंगे और इंडिया में हिम्मत नहीं होगी ऐसी हरकतें करने की। फिलहाल एक ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। और बजट की अब हम कुछ बात करने जा रहे हैं क्योंकि मुझे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं बजट से। मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा जब बजट आएगा तो उसमें मेकअप सस्ता हो जाएगा, नहीं होने वाला। मेकअप सस्ता होगा, थोड़ा बहुत हो जाएगा, गाड़ियाँ भी सस्ती होंगी। ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है। अच्छा खैर, बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ते जा रहे हैं भाई, ऐसे में खुश होना चाहिए तला आपको भी। अब देखते हैं कि हुकूमत क्या टैक्स तजावीज़ उसकी जारी रहती हैं। हुकूमत ने 170 अरब का मिनी बजट और इसके साथ साथ मुताबिक अशिया पर इजाफी GST बरकरार रखने की तजवीज़ दे दी है। ये अब अच्छी खबर नहीं है। वफाकी बजट से अशिया ज़रूरियात की कीमतों में कमी की उम्मीदें दम तोड़ गई। लेकिन एट द सेम टाइम वज़ीर आज़म साहब यकीनन नेगोशिएशन कर रहे हैं, अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, मैनेजमेंट देख रहे हैं। इसाक डार साहब ने ये खबर दी है कि इस माह यानी जून के महीने में IMF से एक अच्छी खबर आ जाएगी, विच इज़ अगेन मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि बजट के बाद जब आप IMF से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो यही प्रोग्राम नहीं होगा, वो नया प्रोग्राम होगा। पुराना प्रोग्राम बंद हो चुका होगा, नए प्रोग्राम की तरफ आप जा रहे होगे। खाकान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बताइएगा डॉक्टर खाकान, आप कैसे देख रहे हैं ये जो बजट के हवाले से? पहले तो कहा गया कि फ्रेंडली बजट होगा और क्योंकि IMF के प्रेशर से फ्री बजट होगा, लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि जी उनके साथ डील होने जा रही है, मामला सेटल होने जा रहे हैं। वो नवा जायजा इजलास सारी शराइत उन्होंने अप्रूव की, हमारी सारी चीजें अप्रूव की हैं, फिर हम उनको पेश करेंगे बजट। फिर जी क्या होने जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये ऐसे करते हैं कि अगर बजट हमने पाकिस्तान के लिए बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए अगर IMF को छोड़ दें, ये मैं वो आई एम सेइंग दिस टू यू, आई एम द पर्सन हु हैज रन पाकिस्तान का जो 13-16 का भी प्रोग्राम मैंने रन किया था। करंट प्रोग्राम जब हम फॉर्मुलेट कर रहे थे तो तब भी आई वाज प्रेजेंट विद द गवर्नमेंट। देखें, एक तो ये सोचें कि पाकिस्तान के लिए अब बजट हमने कैसे बनाना है। पाकिस्तान के लिए बजट हमने ऐसे बनाना है कि जो हम कलेक्ट करें पूरे मुल्क से और जो खर्च करें उसका जो खसारा है वो कम से कम हो, ताकि हम बोरो कम करें और मुल्क में इन्फ्लेशन कम हो। ये आई थिंक दिस इज वन क्लियर गोल दैट द गवर्नमेंट मस्ट हैव। अब उसको करने के लिए सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले ये देखना है कि आपके जो खर्चे हैं वो क्या हैं और उनको हम कैसे कम कर सकते हैं। जितने खर्चे कम करेंगे उतना टैक्स का बोझ कम डालना पड़ेगा। अब खर्चे क्या हैं आपके? सबसे बड़ा खर्चा, आप हैरान हो जाएंगे ये बजट जो है वो कितना मुश्किल है। मैं अभी बजट पे एक पेपर लिख रहा था तो मैंने उसकी पहली जुमला ये लिखा कि पाकिस्तान बजट मस्ट बी एन ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन विद द 250 मिलियन पीपल ऑफ पाकिस्तान। वो कॉन्वर्सेशन क्या है? वो ये है कि जब आप सारा कुछ कलेक्ट कर लेंगे फेडरल गवर्नमेंट में, प्रोविंसेस को उनका शेयर दे देंगे, तो आपके पास तकरीबन 6-6.5 हज़ार अरब रुपया आएगा। अब आप अपने घर का जब मार्कअप देने जाएंगे कि मेरे पास जितने कर्जे हैं डोमेस्टिक, मेरे पास जितने कर्जे हैं इंटरनेशनल, नाउ आई एम गोइंग टू पे द मार्कअप ऑन देम, वो होगा 7.5 हज़ार अरब से भी ज्यादा। इसका मतलब है कि फिर आप जाएंगे एक बैंक के पास और उसे कहेंगे कि भाई हमें 1,000-1,500 अरब रुपया कर्जा दो, हमने पुराने कर्जे का मार्कअप पे करना है। ये है पाकिस्तान का बजट।
This is the seriousness of the difficulty, the seriousness of the gravity of the situation Pakistan is facing. फिर आप कहेंगे अब मुझे सब्सिडीज देनी है, पेंशन्स देनी है, डिफेंस देना है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर देना है, मुझे खर्च करना है, अपने ग्रांट्स देनी है, मुझे छोटे इलाकों पे खर्च करना है, ये सब कुछ करने के लिए आप बोरो करेंगे। इसमें आप खुद बता दीजिए कि क्या रिलीफ देगा कोई किसी। अग्रीड। खाकान साहब, लास्ट ईयर जो बजटरी डेफिसिट था दैट वाज अबाउट 3500 बिलियन, 8400 के आउटले में। इस दफा आप कितना बजटरी डेफिसिट देख रहे हैं? और सर मेरा जो सबसे बड़ा शिकवा होता है हुक्मरानों से खाकान साहब वो ये होता है कि पहले अपनी चादर देखें फिर उस हिसाब से टांगे फैलाएं। हम अपनी टांगे फैला देते हैं और चादर जो है वो घुटनों से भी ऊपर आ रही होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सो चादर देखिए, आप ये देखिए कि कुछ तो चादर को ठीक भी कीजिए ना, मतलब चादर भी अच्छी खरीदिए। चादर खरीदने से मतलब यह है कि आप एक्सपेंडिचर्स अपने देखें, आप जरा सोचें कि ऐसा हो सकता है कि आप अनटारगेटेड सब्सिडीज आजकल की दुनिया में दें। क्या ऐसा हो सकता है कि आप पेंशन्स का सारा बोझ जो है वो स्टेट पे डाले रखें और 600 अरब रुपए आप पेंशन्स में दे दें? क्या ऐसा हो सकता है कि आपका इतना बड़ा मार्कअप बन रहा है 7,500 अरब का, आप अपने डेट की रीप्रोफाइलिंग के बारे में सोचिए, आप अपने पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में सोचिए ताकि ये जो मार्कअप है इसमें कमी की जा सके। क्या ऐसा हो सकता है कि आप कहें कि मेरे 13,000 अरब के मैंने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट बना दिए हैं और मैं 950 अरब इस साल खर्च करूंगा उन प्रोजेक्ट्स पे जिन पे मुझे करना नहीं चाहिए? आप कहेंगे वो क्यों? क्योंकि वो सारे डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट्स हैं टू द प्रोविंसेस, वो खर्चा आपके करने वाला बनता नहीं है। हेल्थ, एजुकेशन, अभी ये कह रहे थे कि हम एजुकेशन पे इतना खर्च करेंगे, आप मुझसे पूछें आपको एजुकेशन पे कुछ खर्च नहीं करना चाहिए, इसलिए कि दैट्स अ डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट टू द प्रोविंसेस। आप प्रोविंसेस को एनएफसी में बहुत बड़ी रकम देते हैं, आपको ये सब्जेक्ट अपने पास हेल्थ, एजुकेशन, पॉपुलेशन, ज़कात, उशर, क्लाइमेट कंट्रोल, ये आपके सब्जेक्ट्स ही नहीं है। आपको कोर सब्जेक्ट्स पे खर्च करना है, वो करने की बजाय आप इन पे खर्च कर रहे हैं, इसलिए आप जो फेडरल गवर्नमेंट का जो एक्सपेंस है वो टोटली ब्रोकन है। और दूसरी तरफ एक मिनट खाकान साहब, लेकिन अगर देखा जाए कि हुकूमत चलती कैसे है तो हम इसका एक एग्जांपल मैं आपको ये देना चाहूँगा कि पाकिस्तान स्टील मिल 10 सालों से बंद पड़ी है लेकिन तनख्वाहें जा रही हैं, तो क्या ये खुला मतलब तजाद भी ना बोलो, मजाक नहीं किया जा रहा अपने मुल्क के साथ कि 200 से ज़ायद स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस नुकसान में चल रही हैं, हम चलाए जा रहे हैं? वाज़ेह है कि हम चाहते ही नहीं कि इस मुल्क की माशी हालात बेहतर हों। सो ये आपने एक कलीद में रख दिया है कि दूसरा सबसे बड़ा जो आपका मसला है वो ये है कि आप कोई कलीदी फैसला करना ही नहीं चाहते। पीआईए ने मेरा ख्याल है पिछले साल 90 अरब रुपए का नुकसान किया है। रेलवे की सारी सैलरीज जो हैं वो एक्सचेकर से जाती हैं, जो उनकी डेवलपमेंट होती है वो डेवलपमेंट बजट से जाती है। आपने जब आईएमएफ को प्रेजेंट किया तो आपने पहले जो अपना पेपर लिखा जिसको हम सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान कहते हैं, तो आपने कहा कि 952 अरब रुपए का होल है हमारे एनर्जी सेक्टर में। फिर आप ये देखिए कि 2700 अरब के करीब सर्कुलर डेट है एनर्जी में, पावर का 1600 अरब गैस का, फूड का सर्कुलर डेट अलहदा है, 212 कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। मैं चाहूंगी थोड़ा सा अगर आप गाइड करें आवाम को। जी एक सेकंड दीजिएगा, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है, इस पे हमें बहस हर वक्त करनी चाहिए। 212 कमर्शियल एंटरप्राइजेस स्टेट रन कर रहा है, नुकसान कर रहा है, इनएफिशिएंसी दिखा रहा है। आप ये देखिए कि आज आप और मैं अगर फोन रखें अपने पास, मोबाइल, ना आप कभी कंप्लेन करते हैं ना मैं करता हूं कि बिल ज्यादा आ गया, कम हो गया। 4-5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिस मर्जी से खरीदें, पर मैं भी और आप भी बिजली से तंग हैं। बिजली सरकार चलाती है, फोन प्राइवेट सेक्टर चलाता है। सो प्लीज सोचिए इस बारे में। जी और ये सर्कुलर डेट का आपने जिक्र किया, लोग एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि या पाकिस्तान चलेगा या पावर सेक्टर, इज दैट ट्रू? एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि पावर सेक्टर सबसे बड़ा ड्रेन है इस वक्त। मार्कअप पेमेंट के बाद हमारे एक्सचेकर पे पावर को थोड़ा सा ओवरऑल देखिए, पावर एंड गैस दे पुट टुगेदर 4-4.5 अरब का, तो इसमें हमें खसारा ही खड़ा हुआ है। हर साल का खसारा डिफरेंट है, जो इनएफिशिएंसी फेस हो रही है वो डिफरेंट है, जो हमने चाइनीज को आईपीपी के पैसे देने हैं वो एक अलहदा बोझ बना हुआ है। पावर सेक्टर सर्जरी के बगैर पाकिस्तान की इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी जो है वो चैलेंज्ड है। इसमें दुनिया के बेहतरीन लोग लाइए, दुनिया के बेहतरीन माइंड्स पुट टुगेदर कीजिए,
बेहतरीन सैलरीज दीजिए, सारी जो हमारी एजेंसीज वॉच डॉग हैं उनको अंदर बिठाइए, इनको प्राइवेटाइज कीजिए, इनसे जान छुड़ाइए, जेनकोस को भी प्राइवेटाइज कीजिए। सिर्फ आप अगर चलाना चाहते हैं तो डैम चलाइए, बिकॉज वो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, शायद पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं है कि इस वक्त वो ले सके। वेल सेड खाकान नजीब साहब, वक्त की कमी है, लेकिन मैं आपके तमाम तर मशवरे अग्री करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो ऐसा करें, लेकिन मैं उनसे पहले कहूंगा कि नीयत कीजिए। नीयत ही नहीं होगी तो काम कहां से होगा। थैंक यू सो वेरी मच खाकान नजीब साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और अब हम जानते हैं कि हमारे सामने जो एक खूबसूरत हमारी टेबल है उसके ऊपर खूबसूरत से आम आ गए हैं। वजह यह है कि फलों का बादशाह है और इसके जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनकी जो एसोसिएशन है, उनके पेट्रन इन चीफ वहीद अहमद साहब इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। सैरिश ने, वहीद साहब वेलकम टू दुनिया बोला, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। सैरिश ने जो है गुज़िश्ता रोज़ शो में कहा था कि आमों की एक्सपोर्ट कुछ कम हो गई है या रुक गई है, तो मुझे एकदम झटका लगा था कि फलों का बादशाह है, हमारा आम पूरी दुनिया में ऐसे मांगा जाता है कि हाथों हाथ बिकता है, कहीं पड़ा नहीं रहता है, कैसे हो सकता है कि इसकी एक्सपोर्ट ना हो। इसीलिए मैं बड़ा खुश हुआ हूं कि वहीद साहब जो है हमें ज्वाइन कर चुके हैं। असल खबर हमें वहीद साहब देंगे। बिल्कुल वहीद साहब देंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आपने अंदाजा लगाया तलहा कितना बोलता है, मतलब जितनी देर वो इकोनॉमिस्ट हमारे साथ रहे हैं, मजाल है इन्होंने मुझे एक बात करने दी हो, मतलब इतना इनको शौक है। और मतलब करें, सवाल करें आप। वहीद साहब ये बताइए, आमों की एक्सपोर्ट कहाँ पर है इस वक्त? जरा सा मैं आपको पहले एक मैंगो के बारे में ऑल ओवर बताता हूँ, पहले एक्सपोर्ट के बारे में। शायद ये एक्सपोर्ट की नहीं, शायद इन्होंने जो प्रोडक्शन कम हो, शायद वो नंबर वो आगे पीछे शायद उसमें कितनी प्रोडक्शन कम हुई है वहीद साहब? देखें जी, हमारी 1.8 मिलियन मेट्रिक टन है, ठीक, उसमें से 20% टोटल कम हुई है। जब हमने प्रेस 18 लाख मेट्रिक टन से 20% कम, 20% अगर आप कम करेंगे तो 14.5 लाख टन हो गई है। मगर अगर अभी हाल ही में जो हेल स्टॉर्म ज़ालाबारी जो हुई है और तूफान जो आए, तो नहीं सैलाब तो पिछले साल थे, तो वो तो पिछले क्रॉप में जो लास्ट था जो मुल्तान की तरफ, तो वहाँ पे हिट हुआ था। ये तो नई क्रॉप है, तो ये और अगर मैं कहूँगा ऑल ओवर 25 से 30% इम्पैक्ट पड़ा है। मगर सीज़न अभी स्टार्ट हुआ। जो मैंगो की जो प्रोडक्शन है हमारी जो पाकिस्तान में, अगर सिंध का जो परसेंटेज बता दूँ 29%, के का जो है 1% है। अच्छा, एक वजह तो चीज़ मैं अभी हम लोगों के साथ थोड़े दिनों पहले गेस्ट आए हुए थे जो कि क्लाइमेट चेंज पे काफ़ी बात कर रहे थे, तो उन्होंने ये बताया, जो स्पेशली भी आपने सिंध और पंजाब का रेशो बताया कि 70% पंजाब से है और 30% के करीब सिंध से है। तो यहाँ पे आपको पता है पानी के प्रॉब्लम्स की वजह से इतनी गहराई से लोग पानी निकाल रहे हैं सिंध के अंदर के दरख्तों के लिए या फिर इस तरह की जितनी भी प्लांटेशन है उसके लिए उनको पानी नहीं मिल रहा, और लोग कोशिश भी नहीं कर रहे कि ग्रीनरी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जाएं कि एटलीस्ट ये मसले हल हों। तो शायद एक वजह ये भी है कि इसमें यहाँ पे क्रॉप 30% क्लाइमेट चेंज एक बड़ी वजह है। ये वाकई में ठीक कह रही हूँ, ये वजह है यहाँ पे? देखें जी, फैक्टर बहुत हैं क्लाइमेट चेंज के। क्लाइमेट चेंज जो है ना, आज जो वर्ल्ड का एक जो बहुत बड़ा एक चैलेंज है सबके लिए, जिसमें पाकिस्तान काफ़ी तेज़ी से जो है इम्पैक्ट बढ़ रहा है। ये अगर आप देखें, क्लाइमेट चेंज 2013 से स्टार्ट हुआ, मगर अब स्पीड में बढ़ गया। क्लाइमेट चेंज क्या है जी, अगर 3 डिग्री वार्मर हो तो आपका 15% जो है ना एग्रीकल्चर डिक्लाइन होता है। तो अगर आप FAO की और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखें तो 2015 से लेकर 2050 तक पाकिस्तान जिस जगह पे वहाँ पे जो है एग्रीकल्चर डिक्लाइन 50% है। तो बात ये है कि मैं आम की बात करूँ, क्यों फसल कम है इस साल, उसकी मेन वजह है कि गर्मी जो है, सर्दियाँ देर को ख़त्म हुई और गर्मियाँ लेट आई, तो 1 महीना पूरा इम्पैक्ट पड़ा है। और ये पूरी जो साइकिल चेंज हुई है उससे पूरी फ्रूट की जो है ना फिलॉसफी चेंज हो जाती है। तो बात है कि पेस्ट उसके ऊपर आता है, फिर जो है ना आप पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा, फिर वो फ्रूट जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, किसानों को पता नहीं क्या करना है। तो यहाँ रिसर्च की जाए और हमारे किसानों को बताया जाए, जो हमारे डिपार्टमेंट है प्रोविंस या फेडरल, कि क्या मसले हैं। अच्छा, मैं अगर बात करूँ 2022 की, मैं कहूँगा पाकिस्तान का वर्स्ट ईयर रहा 2 चीज़ों में। एक चीज़ तो मैं बता देता हूँ, दूसरी नहीं बताऊँगा। पहली चीज़ तो ये कि जो हमारी हॉडी, जो अगर मैं फ्रूट्स की बात करूँ, वेजिटेबल की क्रॉप की, पिछले साल आम की क्रॉप 50% से ज़्यादा डिक्लाइन थी, और जो कीनू की 45% थी, प्याज 90% डिक्लाइन था, टमाटर 90%, बनाना जो है 45%, और भी वेजिटेबल्स। मैं कहूँगा जो बुरा 75 साल में सबसे बुरा साल जो रहा है 2022, और ये चीज़ें इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है। मगर बात ये कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मुझे बड़ा क्लियर मेरा विजन है, आगे फूड सिक्योरिटी के जो मसले
बढ़ते रहेंगे। यहाँ पे पॉपुलेशन अभी जो 25 करोड़ क्लेम की गई है, फिर आगे आप अफगानिस्तान को भी फीड जा रही है आपकी यहीं से सब कुछ। तो मुझे ग्लोबल वार्मिंग से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो फूड सिक्योरिटी के जो कंसर्न है वो बढ़ते और नहीं है। अगर मैं कहूँगा 15 साल से कोई हुकूमत हो उसने एग्रीकल्चर पे किसी ने तवज्जो नहीं दी। इस मुल्क में किसी ने आज तक रिसर्च की बात नहीं की, डेवलपमेंट की नहीं बात की। देखें, अगर मौसम चेंज हो रहा है तो आप उसी के ऊपर कोई रिसर्च बेस लेके आए, वो वाले सीड डेवलप करें जो इस मौसम के ऊपर सर्वाइव कर सकें। अच्छा, टाइम चूंकि कम है कि जल्दी से बता दीजिएगा ये कौन सी नस्ल की आम है? तला बहुत खुश हो रहे हैं इनको। सिंधड़ी है, हमारे सिंध की है सर। बिल्कुल सही बोला आपने। आपका सिंधड़ी फेवरेट कौन से एरिया का है? देखिए, सिंध का है सिंधड़ी, टंडोजाम जो है, टंडोजाम ये पूरा जो अपर आपका सिंध है। और चौसा आप बोलेंगे मुल्तान। अनवर अटोल कहाँ का पसंद है? वो भी मुल्तान का ही बेस्ट है। मतलब कि हमारे 200 से ज्यादा वैरायटी है। जो सामने आम रखा है सिंधड़ी है। 10 से ज्यादा वैरायटीज हम जो है ना मैंगो एक्सपोर्ट करते हैं। सिंधड़ी, चौसा, व्हाइट चौसा, फजरी, बैगन फली। इसका कंक्लूजन ये निकला कि हमें क्लाइमेट चेंज को सीरियस लेना पड़ेगा। हमारी एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, अदरवाइज तबाह हो जाएगी। 70% रेवेन्यू वहीं से जनरेट होता है और अभी हमें बता रहे हैं वहीद साहब की क्या सूरत हाल है। थैंक यू सो वेरी मच। वहीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, पेट्रन इन चीफ ऑल पाकिस्तान फ्रूट्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन। बड़ी खुशी भी आप हमारे शो पर। एक ब्रेक लेते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। राइट, वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। और राइट, हम बात करेंगे कुछ खेल की, कुछ खिलाड़ी की। और इससे पहले कि स्टूडियो में मौजूद एथलीट से आपको मिलवाऊं, हमारे प्रोड्यूसर साहब क्योंकि क्रिकेट के शहदाई हैं, दीवाने हैं पागलपन की हद तक, तो इसीलिए पहले उन्होंने बोला है कि बॉडी बिल्डिंग तनसाजी से पहले हम क्रिकेट डिस्कस करेंगे। और एशिया कप के हम जानते हैं कि एशिया कप और वर्ल्ड कप, बिल्कुल ये इश्यूज जो चल रहे हैं तालाब एशिया कप से रिलेटेड और आने वाले वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी तब्दीली का इम्कान है और नजम सेठी के बदले एक बार फिर से ज़का अशरफ को मौका मिलने का पूरा इम्कान है। दूसरी जानिब ये वो वक्त है कि जब खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाले हैं और साल 2023-2024 के लिए नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की तैयारी हो रही है। ठीक ऐसे मौके पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की मुमकिन तब्दीली की खबर ने सनसनी फैला दी है। सुहेब अलवी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानते हैं कि ऐसे मौके पर ही ये तब्दीली क्यों की जा रही है, इसकी वो खास वजह। सुहेब साहब, देखें, कहते हैं ना पाकिस्तान में कुछ नहीं तो यही सही, मतलब कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। अब एशिया कप का प्रेशर आ रहा है तो नजम सेठी साहब भी सोच रहे हैं कि मैं बड़ी खामोशी से निकल जाऊं और जो भी फैसला हो, चाहे भारत वर्ल्ड कप जाना पड़े, हम एशिया कप ना खेलें, एशिया कप श्रीलंका में हो जाए, तो वो तो जी मैं तो सब कुछ सही करके गया था, अगला आने वाले ने खराब किया। तो ये मिली भगत भी हो सकती है। जैसे कुछ पॉलिटिशियन कहते हैं मुझे हाउस अरेस्ट कर लो ताकि फिर मुझे बाहर सड़क पे ना निकलना पड़े। लेकिन मैं अलवी साहब ये सोचने पर मजबूर हूँ, क्या पीसीबी चेयरमैन के पोजीशन के लिए हमारे पास पूरे पाकिस्तान में बस ये 2, 3, 4 लोग ही हैं जो बार बार रोटेट होते रहेंगे? बिल्कुल, पाकिस्तान का निजाम यही है। जैसे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में जनरेशन दर जनरेशन लोग आते हैं, तो देखें ज़का साहब जो है वो उनकी जो बैकिंग है वो जरा दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की। तो बार बार ये भी लगता है कि जी सानू को भी मौका दो। तो ये भी होता है कि तुम्हारा बंदा चल गया, काम नहीं हुआ, अब मेरा बंदा चला के देखो। एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है। तो अब ये खिलाड़ी जो परेशान हैं उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर क्या असर पड़ेगा जो सनसनी फैल गई है? कौन परेशान है कोई सोचता है? इस तरह खिलाड़ी परेशान है कोई सोचता है? सोचता है कोई वैसे नहीं। देखिए बात सारी यही है कि मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर नजम सेठी साहब ने भी सोचा है कि अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि वो जो भी करेंगे फंसेंगे। अगर वो एशिया कप श्रीलंका शिफ्ट हो जाता है तो इनको मुंह की खाना पड़ेगी, और अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता है जवाब में आईसीसी का टूर्नामेंट तो आईसीसी से खाना पड़ेगी। तो एक काम करो कि किसी और को दे दो। अच्छा, दूसरा जो आएगा वो कहेगा जी ये तो पहले से तय था, जब मैं आया तो मुझसे बताया गया कि नजम सेठी साहब ये अप्रूव करके चले गए डिसीजन। तो देखिए दोनों बच जाएंगे। यही तो खूबसूरती है यहाँ की पॉलिटिक्स की, बल्कि बदसूरती मैं कहूँगा। यानी इस सिचुएशन से ये बात वाज़ेह हो रही है अलवी साहब के एशिया कप और वर्ल्ड कप में हमें मुंह की खानी पड़ेगी। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि आप कुछ भी कर लें, जाहिर बात है पैसा बोलता है इस दुनिया में, और पैसा भारत के पास है।
और वो भारत ऐसी ऐसी लालच देता है कि मैं तुम्हें 2 टूर, भाई वो एक T20 जाके खेल ले श्रीलंका और बांग्लादेश में, उनके पैसे ज्यादा हो जाते हैं बनस्बत पाकिस्तान जाके वहां खेले। तो अब तो सारा खेल यही हो गया है कि भाई पैसा फेंक तमाशा देख, और उसमें सब जो है वो जब कहते हैं ना कि डुगडुगी बजती है तो सब पीछे नाचते हुए आ जाते हैं भारत के। तो ये क्या हो रहा है सुहेब साहब, ये इदारा तो फिर मजाक ही बना हुआ है कि बस ये पैसे कमाए जा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। खिलाड़ियों का इस्तेसाल हो रहा है या वो किसी भी लिहाज से मेंटली किसी प्रेशर में है, परेशानी में, कैसे परफॉर्म करेंगे, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हिस्ट्री आप उठा के देख लें, इट्स बीन सेल्फ सर्वाइविंग, जिसको कहते हैं ना कि प्रायोरिटीज होती हैं उनकी, कि चेयरमैन को कैसे अच्छी रोशनी में दिखाया जाए, और प्लेयरों के लिए करते हैं, ऐसा नहीं है कि प्लेयरों के लिए नहीं करते, लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्रायोरिटीज कि अपनी इमेज बतानी है, अपना बोल मनवाना है, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो प्लेयर्स का इतना नहीं सोचता, वो क्रिकेट का इतना नहीं सोचता। जाहिर बात है, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि कोई भी चेयरमैन आके बिल्कुल भी नहीं सोचता। अच्छा अलवी साहब, प्रोड्यूसर साहब का एक सवाल है आपसे कि आईसीसी के वफ्द का दौरा नजम सेठी के टेन्योर में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है क्या उनके लिए? नहीं, तो वो तो आए थे ये कहने कि आप आईसीसी का टूर्नामेंट बॉयकॉट ना कीजिएगा, जो मेरी समझ है वो ये नहीं कहने आए थे कि अगर आप पाकिस्तान गवर्नमेंट आपको मना कर देती है तो आपके पास राइट होगा कि आईसीसी टूर्नामेंट में ना आए। वो प्यार मोहब्बत से बता गए कि देखो ये सब बातें होती रहेंगी, तुम्हारे एशिया कप का झगड़ा तुम्हारी रीजनल पॉलिटिक्स है, इसमें ग्लोबल पॉलिटिक्स को ना लाओ, बिकॉज जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनका आईसीसी पे प्रेशर होगा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होना चाहिए, वरना ब्रॉडकास्टर पैसे कम कर देगा आईसीसी के, कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच ही नहीं होगा तो फिर मैं किस बात के पैसे दे रहा हूँ, 25% पैसे ही कम कर देगा आपके, तो आईसीसी को फाइनेंशियल नुकसान भी होगा। तो ये सब समझाने आए थे नजम सेठी साहब को, और मेरे ख्याल में यही वजह है कि अब ये बात निकली है कि यार एक काम करो, चेयरमैन ही बदल दो। अब वो जका साहब कहेंगे नजम सेठी साहब मान के चले गए थे, मैंने जाना पड़ा इंडिया, नजम सेठी साहब कहेंगे मैंने तो मना कर दिया था, दोनों। तो अगर हम खेलने नहीं जाते हैं तो इसके इफेक्ट्स आप क्या देख रहे हैं? आगे होस्टिंग भी तो फिर हमें मिल रही है ना, क्या फिर उस पर कोई इफेक्ट आएगा? नहीं, अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में नहीं जाता तो उसके रेपरकशन जरूर होंगे। मैंने आपको बताया ना, फाइनेंशियली आईसीसी को बहुत बड़ा लॉस होगा ब्रॉडकास्टर और स्पॉन्सर से, वो तो सू भी कर सकते हैं आईसीसी। राइट अलवी साहब, थैंक यू सो वेरी मच। वक्त की कमी है, आपका हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। यकीनन अब देखना ये होगा कि क्या सूरत हाल, एशिया कप भी है, वर्ल्ड कप भी है, और क्रिकेट की डिप्लोमेसी और क्रिकेट की सियासत उरूज पे, और ऐसे में नजम सेठी का जाना, ज़का अशरफ या किसी और का आना वाज़े कर देता है कि हमारी डिप्लोमेसी काफ़ी हद तक नाकाम हो चुकी है, इसलिए अहम तरीन ओहदा पीसीबी का चेंज हो रहा है। अब बात कर लेते हैं अपने मेहमानों से जो काफ़ी देर से हमारे स्टूडियो में हमारा इंतजार कर रहे हैं। बड़े ख़तरनाक किस्म के बेहतरीन बॉडी बिल्डर्स हैं, हीरो हैं पाकिस्तान के, हम इन्हें सलाम पेश करते हैं। और न सिर्फ हीरोज़, या अब ये पाकिस्तान की जो नुमाइंदगी की इन्होंने एशिया बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप में, उसमें बहुत सारे मेडल्स और ट्रॉफीज जीत कर आए हैं जो इस वक्त मेरे सामने पड़े हैं। मैं अपना शौक पूरा करने के लिए पहन लेता हूं, क्योंकि मैं ये जीत तो नहीं सकता, लेकिन गले में पहन के ऐसा महसूस जरूर कर सकता हूं कि मैं ये जीत कर आया हूं। सैयद ज़ाहिर हुसैन टीम मैनेजर हमारे साथ मौजूद है। ज़ाहिर भाई बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया। दोनों आपके जो जवान जीत कर आए, इतने सारे मेडल्स और ये ट्रॉफियां देखें ना कितनी खूबसूरत हैं। जी जी, मैं जब तक इनको उठा के महसूस करता हूं कि मैं कुछ जीत कर आया हूं। और आप बताइए, आप दोनों लड़कों ने कैसे इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चला भाई, ये दो पहलवान नहीं है, हमारा 16 रुकनी टीम थी जो, हाँ जी, यहाँ जगह कम पड़ जाती है, इतने प्लेयर हमारे मौजूद थे। 16 रुकनी टीम थी जो हम लोग थाईलैंड गए थे, जिसके अंदर 16 कंट्री एशिया में पार्टिसिपेट थे। और ये नूबी एक बहुत बड़ी फेडरेशन है जो जिनके 40 ये चैंपियनशिप इन्होंने ऑर्गेनाइज की, 40वीं। इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नंबर 1 पोजीशन पे रहा टेबल पे ओवरऑल, जिसके अंदर 14 गोल्ड और 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ नुमाया पोजीशन पाकिस्तान की रही, 20 मेडल्स के साथ। क्या जीता है इस नौजवान ने, जरा इनके बारे में? ये नौजवान माशाल्लाह मॉडल फिजिक्स में इन्होंने प्रो हासिल किया है, गोल्ड मेडल हुए हैं। और ये नौजवान वेट लिफ्टर जो कि जूनियर नोमान जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप भी थी GPBI की, उसके अंदर इन्होंने 3 गोल्ड अचीव किए। पैसे किसने भरे? पैसे खुद सेल्फ। ये तो आपको पता है कि अलमिया हमारे पाकिस्तान का
कोई सपोर्ट नहीं, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं, कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर ने किसी ने कोई कुछ भी नहीं, इवन के कोई अप्रिसिएशन तक नहीं है। इवन आज जाहिर भाई अगर आप एक बल्ला पकड़ के पोस्ट करना शुरू कर देना तो कोई ना कोई स्पॉन्सर कर देगा, बिल्कुल, लेकिन क्रिकेट के अलावा हमारे यहाँ किसी चीज को स्पॉन्सर नहीं मिलता। यहाँ आने से पहले बच्चों के बड़े दिल में बड़े ख्यालात थे जो कह रहे थे कि आपसे इजहार ख्याल करेंगे, तो ये अपना इजहार ख्याल करेंगे। मैं दोनों को देख के समझता हूँ कि इनको शैम्पू का ऐड भी मिलना चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक का ऐड भी मिलना चाहिए, क्रीम साबुन का ऐड भी मिलना चाहिए, ऐसी बॉडी बनाई, बॉडी दिखानी चाहिए। लग रहा है उनकी आप तो मॉडल्स बॉडी वाला जो आपका जीते हैं आप, तो फिर तो आपको एडवर्टाइजमेंट में बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना तो चाहिए, लेकिन वही जैसे बॉबी भाई ने कहा कि एप्रिसिएशन हमें मिलती ही नहीं है, और जैसे इन्होंने कहा कि क्रिकेट को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है, यहाँ नहीं दी जाती, तो हम शो ही नहीं हो पाते इस तरह से। तो ये आपने इतनी मेहनत करने से पहले सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा? देखिए हम तो मेहनत इसीलिए करें कि हम पाकिस्तान का नाम बुलंद कर सकें दूसरे कंट्री पर जाके, तो किसी मफाद के लिए हम मेहनत कर ही नहीं रहे, बस हम पाकिस्तान के लिए मेहनत करें। लेकिन ब्रेड एंड बटर के लिए तो आपको कुछ करना पड़ता है ना, फिर से बॉडी दिखा के तो घर भी नहीं चलेगा। इस बारे में हमारी बात पहले हो चुकी थी। बेसिकली बॉडी बिल्डिंग इज अ लाइफ स्टाइल की, तो इसके लिए ये जो बच्चे हैं ये जिमों के अंदर ट्रेनर्स भी हैं और अच्छी हैंडसम अपनी सैलरी अनाउंस कर लेते हैं। तो इसके अलावा जो ये पाकिस्तान का जहाँ नाम आता है ना, जब मुल्क को रिप्रेजेंट करना है, वहाँ 22 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट करने के लिए जाते हैं। ये कहते हैं कि हम लोग कर्जदार भी हों तो हम जाएंगे। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा नौजवान? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके खेलना बहुत मुश्किल होता है। मैं 19 साल का हूँ अभी और मैंने इतना बड़ी टाइटल अचीव किया अपने पाकिस्तान के लिए। अपने कौन सा टाइटल अचीव किया बताएं फिर? जूनियर ओवल और विनर। बेंच प्रेस में है ये, डेड लिफ्ट में है, स्क्वाट्स के अंदर भी इन्होंने जनाब ये गोल्ड मेडल जीते हैं। ये भी आप पकड़ के दिखा सकती हैं, प्रो कार्ड भी है इनके पास और ये वाली ट्रॉफी भी। माशाल्लाह अब बहुत कुछ जीत कर आए हैं ये जी। लेकिन कोई कुछ अपील करना चाहेंगे मेरे ख्याल से किसी से? वैसे दिल खत्म हो गया। यहाँ तो ये भी होता है जाहिर साहब के वादा हो जाता है और मिलता कुछ भी नहीं है उसके बाद। मैं आपको इस बारे में एक बड़ी अच्छी सी बात बताऊं मुख्तसर, कि ये बच्चे 22 करोड़ आवाम के एम्बेसडर हैं जिन्होंने दूसरे मुल्क में अपने आप को कम्पीट किया। इवन के यहाँ हमारी इतनी लाइट पुलिंग है, कुछ हमारे दोस्त कह लें हम लोग, दुश्मन तो हम किसी के नहीं है, ना कोई हमारा दुश्मन है, दोस्त है, उन्होंने इतनी लेटरमबाजियाँ की हैं, लेटर FIA को दिए हमारे खिलाफ कि ये टीम जा रही है, अनऑफिशियल जा रही है, ये प्लेयर इवन रोको, इतनी लेट पुलिंग है, मैं नाम नहीं लूंगा, इतनी लेट पुलिंग है, उन्होंने हमें रोकने की बहुत हद तक इम्कान कोशिश की। मगर बात ये है ना, जिनका अज़म पाकिस्तान को जिताने का हो, जिनके हौसले बुलंद हो, उनको कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारे यहाँ टांग खींचने की आदत इतनी क्यों है शाह साहब? बहुत ज़्यादा है तला भाई। पिछले हमारे प्रोग्राम में भी बात हो चुकी है, टांगे नहीं खींचेंगे उनको शायद खाना हजम नहीं होता, और ये आदत उनकी बन चुकी है। असल में यही उनकी दाल माश है, क्योंकि इससे पहले जिस तरह से वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के नाम से लूटमार कर चुके हैं दूसरे इदारों से, PSB, POC, तो ये कभी भी ये सुधरेंगे नहीं, इनका पेट भरेगा नहीं कभी। बात यही है सारी। तो भाई ये लोग खुद मेहनत की, खुद से इन्होंने सब अचीव किया, फिर के खुद से अपने फंड्स में जा भी रहे हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है? आप किस चक्कर में तो बहुत बड़ा अलमिया हमारे मुल्क का कि किसी की कामयाबी लोगों से हासिल नहीं। अब क्या प्लान्स क्या है? मुझे एक बड़ा शिकवा होता है, हाँ जी, अगर मेरी ऐसी बॉडी होती तो मैं शर्ट पहने हुए तो बैठा ही नहीं होता। क्या पहनते फिर आप? तो मैं चाहता हूँ जरा को पोज वोज भी तो करवाएं यार। बिल्कुल, मगर लास्ट टाइम भी हम करना चाह रहे थे, तो ये आपने कहा कि हमारे यहाँ थोड़ा सा ये मसला है। नहीं, मैं करने के लिए तैयार है बच्चे, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल दिखानी चाहिए यार, मजा आता है कि जहाँ आप जैसे अप्रिशिएट करने वाले लोग हैं अपने शर्ट में मेरे वो कह रहे हैं कि हमारे जो वाले भाई हैं इनसे माइक उतार के जरा शर्ट उतार के बैठे कर लें तो बड़ा हम खुश होंगे, क्योंकि लोगों को मालूम तो पड़े मेहनत कितनी की है यार। आप सब मेहनत छुपा के आ गए हैं। इस 6 पैक बनाने के लिए कितना दर्द बर्दाश्त करना होता है, कितनी भूख बर्दाश्त करनी होती है, कितना नफ्स को कंट्रोल करना होता है। इस बात का अंदाजा अगर आपको लग जाए तो ये लोग मुकाबले से पहले 10-10 दिन जो है पानी पीना छोड़ देते हैं, वाटर लेवल गिराते हैं। आप शर्ट उतारे इंतजार कैसा कर रहे हैं? तो वाटर लेवल गिराना मुश्किल होता है। अब ये भाई जो है आपको अपनी बॉडी दिखाएंगे, इवन तो बड़ी मेहनत की है इन्होंने और बहुत कहते हैं ना कि दिन रात एक किया है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी बॉडी दे, ये मेरी ख्वाहिश है। सैरिश आंखें बंद कर लो। माशाल्लाह माशाल्लाह। जाहिर भाई आप बताएंगे कितनी मेहनत की इस नौजवान? बहुत ज्यादा। ये लास्ट 4 ईयर से ये कंटिन्यू वर्कआउट कर रहे हैं और ट्रेनिंग भी करा रही है, ट्रेनर भी है। क्या बात और इज वेरी हाईली क्वालिफाइड। ये पढ़े लिखे नौजवान हैं जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ अपनी एजुकेशन भी जारी रखी। नहीं अभी आप एजुकेशन नहीं छोड़ी इन्होंने, एजुकेशन में स्किप करने वाले लोग नहीं है। ये मौका बार-बार नहीं आता लाइफ में। अपनी फिटनेस के साथ साथ एजुकेशन भी जारी रखी हुई इन बच्चों ने। एजुकेशन भी जारी रखी। बिल्कुल। नुमान आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं BCom लास्ट ईयर है मेरा। माशाल्लाह। सही।
और नजर लग जाएगी ब्रो। अब जो है ना पीसीआर में जो है ना लोग कह रहे हैं अच्छा अदनान, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? आज बैठ जाइए। नहीं माइक उतरा हुआ, आप मुझे सवाल पूछ रही हैं, ये आपने गलत काम किया। चले आप, हाँ वो अपने कपड़े पहन के क्वालिफिकेशन से बड़ा शाह साहब, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे पाकिस्तान में, जो लोग एथलीट्स बिरयानी खा के एथलीट बनने निकलते हैं वो बेचारे गुम हो जाते हैं। अच्छी डाइट का सवाल आपसे लोग बहुत पूछते होंगे, यार व्हाट इज अ गुड डाइट, हम कितनी मील्स खानी चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए। हमारे व्यूअर्स की खातिर आप बताइए आजकल के दौर में एक अच्छी डाइट क्या है जो एक आम आदमी अफोर्ड भी कर सके। देखिए अच्छी डाइट आप कह रहे हो और अच्छी और सस्ती हो, हाउस कैन पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अच्छी डाइट सस्ता रोए नहीं है, बार बार महंगा रोए। प्रोटीन डाइट है, प्रोटीन में फिश है, चिकन है, एग है, ये आपको इनके प्रोटीन अगर आप चने से लें, रेड बीन से लें, व्हाइट बीन से लें, बिल्कुल दालों के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। जैसे लोबिया हो गया हमारा, दालें हो गई, इनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन है। बट ये हर बंदा यूज़ नहीं कर पाता क्योंकि इसके लिए मीट का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मसल जो क्वांटिटी आपकी बनती है वो मीट पे ज़्यादा अच्छी बनती है, क्वालिटी मसल्स क्रिएट होता है उससे। तो प्रोटीन आपको पता है फिश क्या, मुर्गी होना जरूरी है, मुर्गी और फिश होना बहुत जरूरी है। मुर्गी और फिश होना चलता है क्योंकि देखें नेचुरली तो आपको अगर मुर्गी लेने जाएंगे तो वो तो ब्रायलर के अलावा वो आपको पड़ेगी 3-4 हज़ार रुपए किलो। ये ज़ाहिर से 600-700 रुपए तो है कम से कम, पहुंच में तो है लोग, वो तो पहुंच में भी नहीं है, वो कितनी बंदा खाएगा। अच्छा आप अपनी क्वालिफिकेशन बता रहे थे? जी मेरी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। अच्छा कराची यूनिवर्सिटी से। आपकी आवाज़ सुन के मुझे लग रहा है कि आप अदाकारी भी कर सकते हैं, वोकलिस्ट भी हैं थोड़े बहुत। जी मुकाबला दे रहे हैं मुझे। नहीं आपको तो खैर बिल्कुल मुकाबला ये तो फौरन अपना कंपैरिजन शुरू कर देते हैं ना। चला भाई की तो क्या बात है, ये वोकल लोग के आइडियल्स होते हैं, ये वोकल जो है ना इनकी आइडियल्स हैं और ये बहुत लोग इनको आइडियल समझते हैं। जिम ज्वाइन करने का शौक हो रहा है, जाहिर बात जरूरत नहीं है सैरिश आपको जिम ज्वाइन है, जरूरत है। आजकल तो स्मार्ट लोगों को भी जरूरत है कि डायबिटीज से बचना है, अगर अब हार्ट डिजीज से बचना है तो जाहिर अगर भी हो सकते हैं अपने ये मुंह तो बंद नहीं होता ना, मीठा खाना कौन छोड़ेगा। देखिए जो बॉडी बिल्डर में प्रॉब्लम्स क्या है हमारे सैयद बादशाह, हमारी जो डाइट में प्रॉब्लम है वो ज्यादातर जो डीप फ्राई आइटम है हमारे, तेल वाली स्पाइसी है, ये आइटम हमारे यहाँ बहुत ज्यादा। अच्छा मैं ये नहीं खाती हूँ, मेरा प्रॉब्लम है कि मैं रोटी खाती हूँ, चावल खाती हूँ और मीठा नहीं छोड़ती। अच्छा मेहमानों को बोल लेंगे, आप क्या खाते हैं? बेसिकली मैं पहले एक बॉडी बिल्डर था, तो अभी लास्ट ईयर बॉय भाई आए थे बाहर से, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मेरे अंदर एक पावर दिखती थी बॉय भाई को कि मैं वेट लिफ्टर अच्छा कर सकता हूँ, वेट अच्छा लिफ्ट कर सकता हूँ। तो बॉय भाई ने मुझे सजेस्ट किया कि यार आप बॉडी बिल्डिंग स्किप करो और वेट लिफ्टिंग की तरफ आए। तो फिर जो मेरी डाइट थी वो चेंज हो गई, पहले प्रोटीन डाइट पे था, फिर मेरी डाइट चेंज हुई तो फिर मैंने मीट स्टार्ट किया, मीट था, फिर मटन था, उसके अंदर फिर बाद में देसी घी, ये चीज़ें डाइट, और गंदम की रोटी वो वालदा वगैरह। खाने का बिल क्या होगा ब्रो? फिर भी लाख रुपए होगा। ये गरीबों वाली बातें वो नहीं सोचते हैं, लड़के जीत के आए हैं। 40 प्लस और फिर बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। अच्छा, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर अच्छा एक थोड़ा सा मैं जाहिर साहब आपको रोकूंगी, आपकी चीजें दिखती है ना पेरेंट्स को तो वो सपोर्ट करते हैं आपको। और जनाब एक और खबर जो कि अच्छी नहीं है वो ये है कि दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर एक बार फिर से पहली पोजीशन पर आ गया है। क्वालिटी इंडेक्स की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर पहला, पेशावर 5वें नंबर पर है, जबकि फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से लाहौर के अस्पतालों में मरीजों का रश बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बच्चे, बड़े, ख़वातीन सभी को इनको ब्रीदिंग इशूज़ हो रहे हैं, सांस लेने में मसले हैं और तिब्बी मसाइल का इन्हें सामना करना पड़ रहा है। और इस लिस्ट के अंदर कराची का नाम सैरिश इसलिए नहीं है कि कराची के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटर करने का सिस्टम मौजूद नहीं है, वो टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जिससे मालूम पड़े कि हवा के अंदर कितने जरासीम और कितने केमिकल्स और कितने टॉक्सिन्स मौजूद हैं जो हम अपने फेफड़ों के अंदर ले जाते हैं और हमारी अपना जिस्म ख़राब करते हैं, बीमारियाँ पैदा करती हैं। लेकिन सैडली पाकिस्तान में पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी, कोई तवज्जो नहीं। बिल्कुल वापस अपने मेहमानों की तरफ आते हैं। लास्ट वर्ड सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा, नुमान आप बताइए कोई आखिरी क्रेडिट देना चाहेंगे अम्मी को, अब्बू को, जिन्होंने पैसे दिए उनको, जिन्होंने पैसे नहीं दिए उनको? सर बेसिकली बात ये है कि मेरी फैमिली ने फाइनेंशियली मुझे बहुत सपोर्ट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब्बू का शुक्रिया, अब्बू का नाम लेकर शुक्रिया अदा करें। मेरे फादर ने, मेरी मदर ने, मेरे भाइयों ने मुझे फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया है। क्या बात है। बस यही कहना चाहते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे एयरपोर्ट पे हम बहुत चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन वो हमें नहीं मिली। हम रिसीव करने भी नहीं आया। जी हम हम देख रहे थे रिसेंटली, कल मैंने एक वीडियो देखी थी, इसमें क्रिकेटर आ रहे हैं लेकिन वो हार कर आ रहे हैं, उनको इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है और हम लोग इतने गोल्ड मेडल्स लेकर आ रहे हैं बाहर से, अपने मुल्क के लिए, अपनी 22 करोड़ आवाम के लिए जीते हैं। मैं अकेले वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनाऊँ, मैं अपने मुल्क के पूरे मुल्क के लिए बनाऊँ, 22 करोड़ आवाम के लिए मैंने गोल्ड मेडल जीत के लेकर आया हूँ। अपना मैंने वहाँ पे जो फ्लैग ऊपर किया था वो मैं जानता हूँ, वो मैं ऐसे बयान नहीं कर सकता जब सामने आपके मुखालिफ इंडिया हो और 34 कंट्री के लोग आपके सामने बैठे हुए और पार्टिसिपेट कर रहे हो और आपका सिर्फ कौमी तराना चले और आप फ्लैग ऊपर करें, वो मैं ऐसे बता नहीं सकता। अल्लाह ताला फीलिंग्स और जज्बात उस टाइम में कोई बयान नहीं कर सकता, जो दिल
और जो छाती इतनी चौड़ी हो जाती है ना, जब फ्लैग आपका ऊपर हो और कौमी तराने पे सारे मुल्क के लोग खड़े हो, मतलब वो उस टाइम की जो फीलिंग्स है ना, वो बयान नहीं है, अल्फाजों में तो नहीं है, मतलब वो दिल से वो चीज़ें निकलती हैं, वो फीलिंग्स है उस टाइम में। अच्छा, ये चीज़ें यहाँ लोग एक्सपेक्ट करते हैं, मगर हम वहाँ कर चुके हैं, हम वहाँ एम्बेसडर हैं पाकिस्तानी आवाम के। मगर यहाँ लेट पुलिंग, अल्लाह के वास्ते मैं आप लोगों के प्रोग्राम की तवज्जो से कहूँगा कि ये लेट पुलिंग छोड़े, सब अपने हिस्से का काम करें, पाकिस्तान का नाम बुलंद करें, लेट पुलिंग को छोड़ दें। लेट पुलिंग से कुछ नहीं रखा हुआ, इसमें आप अपना नुकसान खुद कर रहे हैं, पाकिस्तान के प्लेयर का नुकसान कर रहे हैं। आप भी बता दें, कुछ कहना चाहते हैं? जी बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम ये नहीं कहते कि हमें आप उस वे में सपोर्ट करें, अगर हम हमें अप्रिशिएट भी कर देंगे, यहाँ तो सिर्फ अभी 16 लोग गए, आगे 30 और भी जा सकते हैं, अगर हमें जस्ट एक एप्रिसिएशन, बिल्कुल एप्रिसिएशन और मोटिवेशन बहुत जरूरी है, जो होगी तो जाहिर है ये मजीद हमारा फर्ज है कि हम अपने खिलाड़ियों के साथ खड़े हों, इनको सराहें, इनको सपोर्ट करें, फाइनेंशियली एंड मॉरली अगर नहीं करते हैं तो ये हमारा एक बहुत बड़ा गुनाह है और जुल्म है। जल्दी से अपना जो मेडल्स हैं, जो इन्होंने गोल्ड अचीव किए हैं, ये सब डेडिकेट करना चाहते हैं हमारी आर्मी के शोधा को, माशाल्लाह। ये सारा डेडिकेट हम करना चाहते हैं पाकिस्तान की आवाम को, और जो शोहदा जो हमारे बीच में नहीं है उनको डेडिकेट करना चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। थैंक यू सो वेरी मच। एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। आपको याद होगा, आपसे कुछ दिन पहले की बात है, डीएसपी नईम खान से हमने आपकी मुलाकात करवाई थी, और जो कि अपने फ़न मुसव्विरी से लोगों में काफ़ी मशहूर हो रहे हैं। ऐसे ही एक आर्टिस्ट मोहम्मद इम्तियाज़ नूरेश हैं, जो कि पेशे के लिहाज से ट्रैफिक वार्डन है, मगर उनके हाथों की बनी पेंटिंग्स और कैलीग्राफी पाकिस्तान भर में मशहूर हो रही है। बाफ़ख्र पाकिस्तानी इम्तियाज़ ने ये फ़न अपने वालिद से सीखा और एक्रिलिक ऑयल और पेंट में कैलीग्राफी करते हैं। इम्तियाज़ 5 मिनट में स्केच बनाने के भी माहिर हैं। उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। इतने बाहुनर ये नौजवान है और सर्व भी कर रहे हैं यार पुलिस में, अब ट्रैफिक वार्डन है। और क्या बात, माशाल्लाह। इम्तियाज़, वेलकम टू दुनिया बोल है। अगर आप हमें सुन सकते हैं तो बताइए आगे के क्या प्लान्स हैं आपकी कैलीग्राफी में, जो इंटरेस्टेड हों वो आपकी कलेक्शन कहाँ देख सकते हैं, और शादियाँ कितनी की हैं? सर वालेकुम अस्सलाम और बहुत शुक्रिया सर मुझे इनवाइट करने के लिए सबसे पहले तो, और आई होप मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी, आपकी आवाज़ ठीक आ रही है। अच्छा सर, आपने 2-3 क्वेश्चन इकट्ठे कर दिए हैं मेरे। सबसे पहले तो जैसे मैम ने अभी इंट्रोडक्शन करवाया मेरा, तो बहुत शुक्रिया जी। मेरा जेनेटिक वो फन जो है वो मेरे वालिद साहब की तरफ से है। वो कोई आर्टिस्ट नहीं थे, लेकिन उनके अंदर एक आर्टिस्ट मौजूद था। उन्होंने प्रोफेशनली कोई काम किया नहीं, लेकिन मैंने उनसे सीखा इस तरह से कि चूंकि वो आर्ट करते थे, थोड़ा बहुत करते थे, बहुत थोड़े उन्होंने स्केचेस बनाए हैं जो कि पब्लिक भी नहीं हुए, कोई फेमस आर्टिस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन वो जेनेटिकली मुझ में वो जो था वो आर्ट अंदर था। जैसे मैं कहता हूँ कि जो आर्टिस्ट होता है वो बाय बर्थ आर्टिस्ट होता है, तो उसको कहीं से सीखने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। थोड़ी बहुत टेक्निक्स तो वो सीखता है, लेकिन बाकी जो होता है वो सारा उसके अंदर आर्ट मौजूद होता है। और दूसरा कहते हैं बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। आपके पीछे कौन है? ऑब्वियसली सर होता है, लेकिन ये है कि यहाँ पे वुमेन की आप बात करें तो ऑब्वियसली आपके घर वाले आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी मिसेज आपको सपोर्ट करती हैं, आपकी बहनें, आपकी वालदा आपको सपोर्ट करते हैं जब भी आप काम कर रहे होते हैं। तो मेरे लिए वो सबसे ज्यादा सपोर्टिव होते हैं। जब मैं ड्यूटी करके घर आता हूँ तो ऑब्वियसली मेरी मिसेज, मेरी वालदा, मेरी बहनें वो मुझे सपोर्ट करती हैं, मुझे स्पेयर टाइम देते हैं मुझे कि आप काम कर सकें, क्योंकि ये मेरा पैशन है, तो इसको मैं लेके साथ चल सकूं। लेकिन इम्तियाज ये बताइएगा, ये जो 5 मिनट में आप स्केच बना लेते हैं, स्केच बनाने में तो टाइम लगता है, बार बार रेज भी करना पड़ता है, फिर से इंसान बनाता है, ये आपको ये हुनर कैसे आया कि आपने 5 मिनट में स्केच बना लेना है? ये टेक्निक असल में ये थी कि जितने भी पाकिस्तान में आर्टिस्ट हैं या दुनिया में आर्टिस्ट काम करते हैं तो वो टाइम लिमिट कैलकुलेट नहीं करते। वो हमेशा पेंटिंग्स बनाते हैं कि अनलिमिटेड टाइम के अंदर वो एक्यूरेसी लेके आते हैं। तो मैंने उसकी एक टेक्निक ये यूज की कि क्यों ना इसको मैं टाइम लिमिट फ्रेम के अंदर बनाऊं कि ये भी एक अलग हो जाए, क्योंकि जितने भी आर्टिस्ट हैं वो घर में बैठ के या जहाँ पे भी बैठ के वो काम करते हैं तो वो अनलिमिटेड टाइम लेते हैं, टाइम कहीं पे कैलकुलेट नहीं करते, सिर्फ एक्यूरेसी को कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने उसकी एक्यूरेसी को लेके आया हूँ कि आप विद इन 5 मिनट
कितनी ज्यादा एक्यूरेसी आप अच्छा, हमारे साथ जो अभी कुछ दिन पहले डीएसपी साहब थे कराची से, जो कि बड़े जबरदस्त पेंटर थे, उनकी पेंटिंग्स भी बिल्कुल मैं देख के हैरान रह गई कि वो ऐसे गुमान हो रहा था कि शायद ये कैमरे की पिक्चर है जो कि उन्होंने हाथ से बनाई थी। उन्होंने एक शिकवा किया, उन्होंने कहा कि मैं अब रिटायर हो गया हूँ, मेरा ब्रेड एंड बटर अब इसी से चलना है, तो मैं ये अपील करूंगा कि लोग हमसे खरीदें ताकि एटलीस्ट कुछ हमारी मदद भी हो जाएगी और हमारे इस आर्ट को सराहा भी जाएगा। क्या आप भी ऐसा समझते हैं कि आगे जाहिर है आप भी अभी तो सर्व कर रहे हैं, बाद के लिए आपने भी ये सोचा है कि इसको एज अ बिजनेस आपने आगे लेकर चलना है? जी बिल्कुल, आपका जो पैशन होता है, जो जब आपका प्रोफेशन बन जाता है तो आपके लिए वो बहुत अच्छा बन जाता है। लेकिन इसको लेके अभी भी मैं कर रहा हूँ, अभी तो मैं आईजी साहब के साथ या डीआईजी जो हमारे हैं सारे, उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, अपने जो डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा हूँ, और इसमें एक मैं एग्जीबिशन भी करवाना चाह रहा हूँ, आगे मैं उस पर काम कर रहा हूँ। इम्तियाज, कोई अपील करना चाहेंगे, कोई ख्वाहिश हो आपकी जो आप चाहते हो अरबाब इख्तियार तक पहुंचे, आपके सर अरबाब इख्तियार तक मेरी यही है बात कि जो हमारा टैलेंट है पाकिस्तान में, आर्ट को ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता, उस तरह से लिया नहीं जाता। उसकी शायद वजह यह है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है हम, और यहाँ पे उस तरह से आर्ट को लिया नहीं जाता। तो होना ये चाहिए कि आप आर्ट को उस तरह से ले जैसे दूसरे कंट्री में लिया जाता है। हमारे डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि मैंने हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में सर्व किया है और यहाँ पे मैं आर्ट और मेरी काफ़ी सारी पेंटिंग्स डिफरेंट हमारे डिपार्टमेंट के दफातर में लगी हुई हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारा सबसे पहले तो मैं अपने डिपार्टमेंट को थ्रू आर्ट रिप्रेजेंट करूँ, कि मेरी एग्जीबिशंस हों जिसमें हम जो ना जैसे पुलिस का एक तहफ़्फ़ुज़ का, एक अमन का और एक जो हिफाजत का एक होता है, रवैया होता है, या हमारा एक लोगो होता है, उसको लेके एग्जीबिशंस भी करवाई जाएं और लोगों तक इसको एक सॉफ्ट इमेज के तौर पे लोगों तक अच्छी बात है तो लेके जाया जा सके। बहुत अच्छा आप सोच रहे हैं। चले इंशाल्लाह, अब आप ये सोच रहे हैं तो अल्लाह ताला ज़ाहिर आपकी मदद भी करेगा और इंशाल्लाह ऐसा एग्जीबिशन होगा। और ज़रूरत भी है कि आप अपने इमेज को जो है वो बताएं आवाम को कि आप लोगों की क्या जॉब की नौयत क्या है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू इम्तियाज। सैरिश हमें शो में लेके चलेंगी ज़मीन से आसमानों की तरफ, आसमान से सितारों की तरफ। अच्छा, इस वक्त हम आसमान से सितारों की तरफ जा रहे हैं। अजीम हनीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तो तला आपको बात आप उनसे पहले कर लें। देखिए शेख अजीम हनीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दुनिया बोल है। सैरिश की ख्वाहिश है मैं आपसे पहले बात करूं, उम्मीद करता हूं आप खैर व आफियत के साथ होंगे। सर बताइएगा, मुल्क के मुआशी, सियासी और मुआशरती सितारे क्या बता रहे हैं? जी वालेकुम सलाम। तलहा कैसे आप? ऑल वेल सर। स्टूडियो में सबको अस्सलाम वालेकुम। और मुल्क के हालात जूं के तूं हैं, मजीद खराब होने जा रहे हैं। लेकिन खराब होने के साथ साथ ना थोड़ी चीजें ये हैं कि अभी जैसे ही सन जेमिनी में आया, यहाँ पे आगे जून बड़ा इंपॉर्टेंट मंथ है। यहाँ पे जाके चीजें कुछ पॉलिटिकली और फाइनेंशियली कुछ बेहतर होने के चांसेस मिलेंगे। वो ऐसे नहीं होगा कि करंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज बड़ी अच्छी होंगी, ये प्लानिटरी कंडीशन इनको सपोर्ट करेगी यहाँ पे जाके, और थोड़ी सी चीजें बेहतर होने की साइड पे चली जाएगी। लेकिन बेहतर किस सेंस में होंगी, कुछ शायद कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकती है पाकिस्तान को दूसरे मुल्कों से, या कोई ऐसी चीज हो सकती है। IMF की बात चल रही है, बजट बहुत टफ आने वाला है, उसके लिए तैयार है हमारी कौम। लेकिन ये है कि चीजें कुछ ना कुछ हल्की फुल्की चीजें चेंज होंगी। उसको आप गवर्नमेंट की या इस करंट गवर्नमेंट की डिप्लोमेसी समझ लें, या कोई ना कोई ऐसा रिलीफ दिया जाएगा और उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाएगा। ऐसी चीजें होने की सिर्फ चाहते हैं। तो शेख साहब, एक सवाल जरूरी मैं ये समझता हूँ कि सैरिश ने बोला कि आतला आप शुरू करें, तो मैं दूसरा सवाल भी कर लेता हूँ। ये बताइएगा शेख साहब, कराची का मेयर क्या पीपल्स पार्टी का आएगा? उन्होंने नामजद तो कर दिया उम्मीदवार, आप जानते हैं कराची के रहने वाले चाहते हैं कि मेयर अच्छा जल्दी आए जो खिदमत करे कराची की। क्या होगा मेयर की पोजीशन के लिए? जमात इस्लामी कुछ कर पाएगी? कराची का मेयर पीपल्स पार्टी का ही होगा, और जमात इस्लामी उसके अगेंस्ट हंगामे भी कर सकते हैं, चीजें भी खराब हो सकती हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन ये है कि कराची का मेयर पीपल्स पार्टी का ही होगा। और नए मेयर जो आ रहे हैं, जिनका नाम नामजद जिनको किया गया है, मेरा ख्याल है कि शुरू के पहले जो 6 से 8 महीने हैं उनको काम करने का पूरा मौका मिलेगा और वो पूरी चीजें अपनी अच्छे तरीके से सारा मैनेज कर सकेंगे। लेकिन ये है कि सबसे पहले जो हम देखते हैं या हमारे एक्सपीरियंस में है, हम जो चाह रहे हैं, कराची की आवाम चाह रही है कि उनकी सिटी बहुत अच्छी हो, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसमें सफाइयाँ अच्छी हों, बाकी सारी चीजें मैनेज हों,
खास तौर पे स्ट्रीट क्राइम्स की जो पोजीशन चल रही हैं और बाकी सारी चीजें चल रही हैं, हमें इस मेयर साहब को सबसे पहले इन चीजों पे गौर करना होगा कि पाकिस्तान की मेट्रोपॉलिटन सिटी जो पूरी दुनिया को कम्पीट कर रही है, उसको बेहतर करना। शेख साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, माजरत चाहती हूँ, आपने कहा था कि चीजें बेहतर होंगी, कुछ अब फर्क पड़ेगा लेकिन ज्यादा नहीं। ये जो बड़ा फर्क पड़ेगा ये हम कब तक एक्सपेक्ट करें? इलेक्शन के बाद ही या फिर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर? क्या देख रहे हैं आप? अच्छा, देखा जाए तो मेरे पास जो प्लानिटरी कंडीशन पाकिस्तान की इस वक्त नजर आ रही है, उसमें अगर देखा जाए तो जुलाई, अगस्त और सितंबर ये बड़े इंपॉर्टेंट मंथ्स है। इलेक्शन अनाउंस तो होंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इस साल में इलेक्शंस हों। इलेक्शंस लिंगर ऑन हो सकते हैं, आगे जा सकते हैं, नेक्स्ट ईयर में जा सकते हैं। और अगर इस साल में इलेक्शन किसी भी तरीके से अनाउंस होते हैं तो मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में ये बात की थी कि ब्लड शेड वाले इलेक्शंस होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी इन इलेक्शंस में। कोई भी एक पार्टी मुकम्मल तौर पे एक दूसरे से जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं होगी और वो अपना अपना वज़ीर आज़म लाने के चक्कर में होंगे। लेकिन यहाँ पे बात जो आ रही है कि जुलाई और अगस्त के जो मंथ है, यहाँ पे जाके चीजें बड़ी डिफरेंट होंगी और पाकिस्तान में ऐसी चीजें होने की या पॉलिटिकली ऐसे डिसीजन होने के चांसेस है जहाँ पे हो सकता है 60-70% उम्मीद है कि पाकिस्तान की आवाम को फायदा हो, लेकिन पॉलिटिकली जो पार्टीज हैं उनको खुद से कोई फायदा नहीं होगा और वो प्रॉब्लम में रहेंगी, क्रिटिसाइज का शिकार रहेगी। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज मईशत को, बाकी सारी चीजों को सपोर्ट करने के लिए आपस में इत्तेहाद, बाकी सारी चीजें, खान साहब के साथ डिबेट, ये सारी चीजें आप अगले 1 महीने में देखेंगे, जुलाई के महीने। शेख साहब, आज हमारे एक दोस्त की सालगिरह है, उमर अब्दुल्ला उनका नाम है, उनको हैप्पी बर्थडे कहेंगे। 1982 साल पैदाइश है। बताइए उनके मुस्तकबिल के बारे में कुछ प्रेडिक्शन देंगे शेख अजीम साहब? जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को बहुत बहुत आज का उनका बल्कि जन्मदिन बहुत मुबारक हो। और उनके लिए ये चीज़ है कि इस वक्त अपने सिर्फ सिबलिंग्स के साथ जो है वो ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। करियर में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, इनके जेन में 2-3 महीने से चल रहा था चेंज ऑफ प्लेस करने का, लेकिन चेंज ऑफ प्लेस इस वक्त नहीं करनी किसी भी सूरत में, यहाँ पे ही रहना है। लेकिन विद इन फैमिली अगर कोई चीजें चल रही हैं भाइयों के साथ, बहन भाइयों के साथ, सिबलिंग के साथ, तो उसको थोड़ा सा मैनेज करें। अननेसेसरी डिबेट्स करने का कोई फायदा नहीं है और जिस तरह जिंदगी चल रही है उसको चलना है। सही। अच्छा शेख साहब, अब होरोस्कोप की तरफ आ जाइएगा, क्योंकि सितारों का हाल जानने वाले मुंतजिर हैं। सितारों का हाल अगर शॉर्टली में ब्रीफली अगर बताऊं आपको, तो इस वक्त एरीज को, जेमिनाइज को और लिबरल्स को, इनको थोड़ा सा एहतियात करने की जरूरत है। यहाँ पे जिस तरह मैंने पहले कहा जेमिनाइज के बारे में भी इनको थोड़ी सी एहतियात करने की जरूरत है। इसमें किसी भी किस्म की अननेसेसरी डिबेट्स, अननेसेसरी ट्रैवल्स, ये सारी चीजें करने से रुकना होगा। जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जिनकी स्टडीज ऑब्स्ट्रक्ट हो रही हैं या खत्म हो रही हैं या समझ रहे हैं कि खत्म हो जाएंगी, मुझे आगे नहीं पढ़ना चाहिए, उनको ये हफ्ता 10 दिन आपको जो है थोड़ा वेट करना पड़ेगा। थोड़ी सी चीजें अपनी रूटीन में रहने दें। जैसे ही जुलाई स्टार्ट होगा वहां जाके चीजें इनके लिए काफी बेहतर होंगी। ये वीक एक न्यूट्रल वीक है और जिनके लिए अच्छा है वो सजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्नियंस हैं और वर्गोज हैं। इनके लिए ये हफ्ता भी और ये महीना भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे जाके इनके लिए काफी सारी चीजें बेटर होंगी, बेहतर होंगी और काफी सारी इनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जहाँ से पैसा भी आ सकता है, इज्जत शोहरत भी हो सकती है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छा है पढ़ाई के लिए, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे उनके रिश्ते आ सकते हैं, जो कारोबार कर रहे हैं उनके लिए कारोबार में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। ये सारी चीजें इस हफ्ते में एक्सपेक्टेड है। सही। कौन सा स्टार छोड़ गए आप? मेरा स्टार छोड़ गए आप। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे आप बता दीजिए फौरन उसका। स्कॉर्पियो, बिच्छू सर। स्कॉर्पियंस, हाँ जी, स्कॉर्पियंस को अपना थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। थोड़ा सा स्पाइसेस भी रह गया। आज जिम का एडमिशन करवा दिया सर हमने। डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा अपसेट हो सकता है, थोड़ी सी नी में पेन्स हो सकती हैं, इसलिए जिम में अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी, इतनी भी ज्यादा नहीं। और खास तौर पे ये महीने में अपनी जो आपकी एक्सेसरीज हैं, मोबाइल है, गाड़ी है, लैपटॉप है, इनका चीजों का, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का बहुत सारा ख्याल करिएगा, नई ना लेनी पड़ेगा। एक्वेरियस और पाइसेस का भी बता दीजिए। एक्वेरियस इस वक्त जो है वो कंफ्यूजिंग माइंड में है, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ट्रैवल उनका हो जाएगा, लेकिन ये हफ्ता, बल्कि अगर हम बात करें तो ये हफ्ता कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वीक का वेट करें, वहां जाके चीजें काफी सारी बेहतर होंगी।
वहां जाके जो भी काम अपना जो कंप्लीट करना चाह रहे हैं वहां पे करें। कैप्रिकॉर्नियंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो कैप्रिकॉर्नियंस के पास एक बड़ा बेस्ट टाइम है चीजों को मैनेज करने का, पैसे कमाने का, नए प्रोजेक्ट स्पाइसेस खत्म होने वाला टाइम शेख साहब जी। स्पाइसेस इस वक्त जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं और इस वक्त ट्रैवलिंग को एंजॉय कर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शेख साहब, आपने यकीनन अब जिस तरह शेख साहब ने बता दिया, सैरिश को अपनी सेहत का आप बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। आप भी ख्याल रखिएगा, जिम ज्वाइन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, बहुत जरूरी है। हेल्दी बॉडी लीड्स टू अ हेल्दी माइंड व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी लाइफ। तलहा को, सैरिश को इजाजत दीजिए, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।